ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 21 बड़ी सफलता अनुवादक डीएम अंतरिक्ष दरारें ग्रेटर दैन स्थानिक दरारें। मिस्टर पोपो, अब मेरी बारी है। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद जिया ने श्री पोपो को बताया, जो प्रवेश द्वार के पास थे, एक भोले और निर्दोष अभिव्यक्ति के साथ उपयोग के लिए अंतरिक्ष से दर्जनों सेंजू बीन्स को बाहर निकालकर तैयार किया गया था। ठीक है, चूंकि श्री जिया तैयार हैं, मेरे पीछे अंदर आ जाओ। लेकिन एक बात है जिसे पहले से समझाया जाना चाहिए, श्री पोपो केवल पॉइंटर्स देने के लिए जिम्मेदार होंगे, विशिष्ट प्रशिक्षण आपको स्वयं करना होगा। जब जिया दरवाजे के सामने पहुंचे तो श्री पोपो ने अचानक याद दिलाया, मास्टर दरवाजे की ओर जाता है जबकि प्रशिक्षण स्वयं द्वारा किया जाता है। यह मैं समझता हूँ, जिया ने उदासीन हंसी के साथ कहा। दोनों लोगों ने बोलते हुए हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के दरवाजे से कदम रखा और फिर दरवाजा धमाकेदार ध्वनि के साथ बंद हो गया, जिससे दोनों रिक्त स्थान पूरी तरह से अलग हो गए। चूंकि उनके शरीर में दो प्रमुख समय और स्थानिक क्षमता थी, इसलिए जिया अंतरिक्ष समय में परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थे। जिस क्षण हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर का दरवाजा बंद हुआ, उसने अंतरिक्ष समय आभा का एक निशान पकड़ लिया। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर को स्पिरिट और टाइम रूम कहा जाता है और न केवल टाइम रूम, इसलिए शायद ये किसी व्यक्ति की आत्मा से संबंधित है। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के मूल निर्माता ने समय के प्रवाह की दर और यथार्थवाद के बीच अंतर खोजने के लिए किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर का उल्लेख किया होगा और फिर हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर खोलने के लिए अंतरिक्ष समय ऊर्जा को जोड़ा होगा। क्या प्राचीन काल में कामी अंतरिक्ष समय क्षेत्र में एक विशेषज्ञ थे? नोवेल यूएसबी कॉमजिया ने अंदर से सोचा। बेशक, हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर की अंतरिक्ष समय संरचना असुरक्षित नहीं थी। यद्यपि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में केवल 2 बार हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में प्रवेश कर सकता है, ये केवल लोगों के विशाल बहुमत पर लक्षित था। उन मजबूत लोगों के लिए जो अंतरिक्ष समय बाधा के माध्यम से स्लैश कर सकते हैं। इस तरह के प्रतिबंध का कोई अर्थ नहीं है। सुपर सैयान 3 या माजिन बुयू जैसे मजबूत लोगों के सामने हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के नियम बेकार हैं, क्योंकि वे अंतरिक्ष पर प्रतिबंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। उनके पास इसे 10,000 तरीकों से तोड़ने के लिए पर्याप्त ताकत है। तो क्या सुपर सैयान 3 के पास खुली जगह को विभाजित करने का कोई तरीका है? जिया को अचानक एक विचार आता है। वह अपने अंतरिक्ष समय की असाधारण क्षमता के प्रति आश्वस्त है कि जब तक वह लगातार शोध कर सकता है, तब तक भविष्य में निश्चित रूप से एक आदर्श अंतरिक्ष समय पिंजरे को विकसित करने में सक्षम होगा। उस समय वह अपने दुश्मनों को सीमित करने या सील करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता था, जो शानदार होगा। लेकिन अभी इसके बारे में सोचना जल्दबाजी होगी। जिया ने अपना सिर हिला दिया और इस विचार को फेंक दिया। जैसे ही वे दोनों अंदर गए और लंबे और संकीर्ण गलियारे को पार किया, उनकी आंखों के सामने एक सफेद खाली और विशाल जगह दिखाई दी। यह एक विशाल स्थान था जिसमें गर्म और शुष्क तापमान, कम दबाव और 10 गुना गुरुत्वाकर्षण था। उनका स्थान एक 2 मंजिला महल हॉल था, जहां लड़ाके आमतौर पर खाते और सोते थे, लेकिन इस तरह के एक राजसी महल हॉल भी इस खाली जगह में बहुत महत्वहीन दिखाई देता है। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में भोजन आमतौर पर मीठे पानी और सूखे आटे का होता है, जिसे अंदर भंडारण कक्ष में संग्रहित किया जाता है। श्री पोपो को भोजन के बारे में बात करते हुए सुनकर जिया को अचानक याद आया, हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में प्रशिक्षण का सबसे कठिन हिस्सा दिन रात के तापमान का अंतर और अकेलेपन की भावना नहीं है, बल्कि भोजन नहीं होने की पीड़ा है। इस हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में एकमात्र भोजन ताज़ा पानी और सूखा आटा है। एक सैयान के रूप में मैं मछली और मांस के बिना कैसे रह सकता हूँ? कोई आश्चर्य नहीं कि सोन गोकू उन कुछ महीनों को सहन नहीं कर सका जब उसने पहली बार हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में प्रवेश किया था, और अगर यह एंड्रॉयड के लिए पृथ्वी को धमकी नहीं दे रहा था, तो वह फिर से प्रवेश नहीं करता। भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर का निर्माण करने वाले मूल देवता के पास शायद भोजन को संरक्षित करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने केवल पानी और आटा तैयार किया था। क्या यह आमतौर पर जाना जाने वाला सूखा भोजन है? अगले दिन जिया ने श्री पोपो के निर्देशों के तहत प्रशिक्षण शुरू किया। उस समय 2 लोग बड़े सफेद चौक के केंद्र में खड़े थे। मैंने आपकी पिछली प्रशिक्षण पद्धति के बारे में शीलिंग से सीखा है। हालांकि यह कठिन है, इसका कुछ प्रभाव पड़ता है। कोरिन को आपको पहले से ही लड़ाई में लय बनाए रखने और अनावश्यक आंदोलनों को कम करने के बारे में सिखाना चाहिए था, है ना? जिया ने सिर हिलाया। अमर कोरिन सोचता है कि हमारे पास की नियंत्रण की अच्छी समझ है, फिर आपको यहाँ कुछ समय के लिए उसी का पालन करते रहना चाहिए। इससे पहले मैं मार्शल आर्ट के सार भावना के बारे में विस्तार से बात करूंगा। श्री पोपो हमेशा की तरह बिना किसी अभिव्यक्ति के थे, लेकिन जिया उनकी सद्भावना महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सिर हिलाने के बाद श्री पोपो ने मार्शल आर्ट मास्टर की तरह की और मानसिक स्थिति की अपनी समझ को समझाना शुरू कर दिया। श्री पोपो एक महान दार्शनिक होना चाहिए। ये भावना जिया को सुनने के बाद उनके दिल में मिली। श्री पोपो के संकेत बहुत व्यापक कहे जा सकते हैं। वह धीरे धीरे अपने शरीर की सभी कमजोरियों को हल कर रहा था। चूंकि टाइम रूम के अंदर तापमान भिन्नताएं, पतली हवा और बाहरी दुनिया से 10 गुना गुरुत्वाकर्षण था,
इसलिए भारित कपड़े पहनने के बाद जिया पर प्रभाव विशेष रूप से बहुत बड़ा था। इससे पहले उसने सोचा था कि उसकी हरकतें एकदम सही थीं, लेकिन इस पल में उसे अनिवार्य रूप से उनमें खामियां मिलीं। यहाँ, ये सब अनावश्यक है। मुंह के पर्याप्त तेज नहीं है। क्या यहाँ की के आपके उपयोग को कम करना चाहिए? आपका दिल शांत होना चाहिए और आपका व्यक्ति स्थिर होना चाहिए। जब आपका शरीर हिलता है तो इसके साथ की का उपयोग करें। श्री पोपो ने जिया की गतिविधियों को साइड से देखा और समय समय पर संकेत प्रदान किए, जबकि जिया ने संकेत लिया और अपनी गतिविधियों को समायोजित करना जारी रखा और प्रकाश के रूप में भारी उठाना और स्थिर पानी के रूप में दिल क्षेत्र हासिल किया। वास्तव में जिया को पहले से ही एक उत्कृष्ट मार्शल कलाकार माना जा सकता था, केवल उन्हें भविष्य के उपयोग के लिए मार्गदर्शन की कमी थी। लेकिन अब जब उनके पास संकेत देने के लिए श्री पोपो हैं, तो उन्होंने जल्दी से उन्हें पोषण की तरह अवशोषित किया और अपनी कमियों को पूरा किया। समय गुजर जाता है। हर दिन जिया बढ़ रहा था और जल्द ही हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में 1 साल बीत चुका है। जिया अभी भी गहरे नारंगी भारित कपड़े पहने हुए था। वह आकाश में तैरते हुए सीधा खड़ा था। उसकी 2 बाहें उसकी छाती के सामने आपस में जुड़ी हुई थीं और उसके माथे से पसीने के बीन के आकार के मोतियों से टपकते हुए एक विचारशील दृष्टि के साथ सिर नीचे था। उसका आसपास एक पारदर्शी आभा के साथ व्याप्त था और एक मृगमरीचिका की तरह पूरे स्थान को विकृत कर रहा था। बूम! अचानक सफेद क्यूई लहरें उठी। ठंडी और गंभीर हवा ने आसपास की तैरती धूल को घुमा दिया, जिससे एक गति फैल गई जिसने बवंडर को सर्पिल में घुमा दिया। गहरी और गहरे लाल रंग की स्थानिक दरारें अचानक दिखाई दी और सभी दिशाओं में फैल गईं। प्रत्येक दरार एक खून के प्यासे सांप की तरह दिखाई दी, जो बेईमानी से अपनी जीभ को थूक रही थी, और खूनी गहरा लाल जो लोगों को डरा सकता था। बहुत दूर नहीं, श्री पोपो ने एक विस्मयकारी अभिव्यक्ति के साथ सब कुछ देखा। दिखाई देने वाली स्थानिक दरारें देखकर उनके 2 शांत शिष्य सदमे के निशान के साथ चमकने से खुद को रोक नहीं सके। अपने दिल और दिमाग में बेलगाम बहती पूरी तरह से नई ताकत का अनुभव करते हुए जिया ने राहत की सांस ली और संतुष्टि के साथ अपनी आभा को रोक दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी आभा वापस ली, उनके आसपास की गहरी दरारें भी गायब हो गईं और अंतरिक्ष धीरे धीरे आत्मा बहाली के तहत ठीक हो गया। बहुत जल्दी अपनी मूल स्थिति में ठीक हो गया। जिया के अपने प्रभावशाली तरीके से पीछे हटने के बाद शांत और विशाल स्थान ने अपने मूल शांत वातावरण को पुनः प्राप्त किया। एक पल पहले का दृश्य एक मृगमरीचिका की तरह था, जो दिखाई दिया और बहुत जल्दी गायब हो गया। टाइम रूम में कोई स्पष्ट निशान नहीं छोड़ा। जब हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर पहली बार बहुत समय पहले बनाया गया था तो कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। अंदर एक व्यक्ति के रहने के लिए एक 2 मंजिला महल प्रदान करने के अलावा दृष्टि में एक आत्मा नहीं थी और हर जगह केवल सफेद रंग का एक विशाल विस्तार था, जिससे रहने की स्थिति बहुत खराब थी। यद्यपि इसकी तुलना ब्रह्मांड में चरम वातावरण के साथ नहीं की जा सकती है, फिर भी यह प्रशिक्षण के लिए एक अच्छी जगह थी। विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण क्षण में यह एक अच्छी जगह है जो प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त समय प्रदान कर सकती है। विशाल, गर्म और सूखे वर्ग के केंद्र में जिया अपनी आंखें बंद करके गतिहीन खड़ा था, आसानी से और स्वाभाविक रूप से अंदर और बाहर सांस लेते हुए अपनी नई ताकत के अनुकूल था। जल्द ही अंकुरित होने वाली कली की तरह इसे मजबूत होने के लिए केवल थोड़ी धूप और बारिश की आवश्यकता होगी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 22-1-2000 युद्ध शक्ति अनुवादक डीएम जिया को अभी भी वहां प्रशिक्षण लेते देख श्री पोपो ने उसे परेशान नहीं किया और कुछ दूरी पर बैठ गया। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के विशाल स्थान के अंदर भले ही जिया के पिछले कार्यों ने अंतरिक्ष को आंशिक रूप से खंडित कर दिया था, लेकिन इसने पूरे अंतरिक्ष की समग्र स्थिरता को प्रभावित नहीं किया। सच में हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में अंतरिक्ष की संरचना को वास्तव में विभाजित करने के लिए उन्हें कम से कम सुपर सैयान 3 के स्तर तक तोड़ना होगा। यद्यपि गति दिखाई देने वाली पिछली स्थानिक दरारें विशाल दिखाई देती थीं, ये केवल अंतरिक्ष महाशक्ति के कारण था जिसने हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में छोटी जगह की एक और परत खोल दी है और नए कानूनों को स्थापित करने के लिए शून्य को नहीं तोड़ा है। आखिरकार उनकी वर्तमान ताकत अभी भी माजिन बुयू के स्तर से बहुत दूर है। जिया की समझ से ड्रैगन बॉल वर्ल्ड बादलों के रूप में मजबूत लोगों से भरी दुनिया है। यद्यपि भूमि के लिए विशेषज्ञों से भरा होना असंभव है, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि मजबूत कुत्तों के रूप में कई हैं। किसी को मजबूत कैसे कहा जाता है? अलग अलग समय के अलग अलग मानक होते हैं। हालांकि एक बात निश्चित है, यदि आप बस थोड़ा लापरवाह हैं, तो वे शीर्ष मजबूत विशेषज्ञ ब्रह्मांड के किसी अथाह कोने से अचानक बाहर आ जाएंगे। भूत जानता है कि वह अज्ञात क्यों था। विशेषज्ञ कई नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक सिर्फ घातक हो सकता है। ड्रैगन बॉल की दुनिया बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आप बस थोड़ा सा पीछे रह गए तो मारे जाएंगे। इसलिए जिया को केवल दुश्मन का सामना करते समय प्रशिक्षित होने के लिए मजबूर होना पसंद नहीं है, जो उसके चरित्र के अनुरूप नहीं है। इससे पहले कि दुश्मन उनसे आगे निकल जाए, वह पहल को पकड़ना पसंद करता है। शायद कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह एक मनोवैज्ञानिक हीनता है और उसमें कोई आत्मविश्वास नहीं है और वह व्यामोह का शिकार है,
लेकिन वास्तव में इसका आत्मविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि वह पहले से ही जानता है कि ड्रैगन बॉल की दुनिया खतरनाक है, तो क्या वह मूर्ख नहीं है अगर वह केवल हताश स्थिति में कड़ी मेहनत करता है। इस दुनिया में एक बेहतर और आरामदायक तरीके से जीवित रहने के लिए ताकत एक आत्मा आवश्यकता है जिसे सत्य के सामान्य अस्तित्व के रूप में माना जाता है। ड्रैगन बॉल में लगातार मजबूत दुश्मन फ्रीजा, सेल, माजिन बुयू हैं, और बाद में शायद विनाश के देवता बीरस को भी एक और सभी का राजा माना जा सकता है। चूंकि वह अपने विरोधियों की ताकत जानता है, इसलिए उसके पास मौत के इंतजार में शांत बैठने का कोई कारण नहीं है। सबसे पहले जिया को कुछ साल बाद ग्रह वेगेटा के विनाश की लड़ाई का सामना करना होगा, और उस समय उन्हें ड्रैगन बॉल वर्ल्ड के पहले बिग बॉस फ्रीजा का सामना करना होगा। बेशक फ्रीजा का ध्यान आकर्षित न करने और अपने विकास के लिए समय हासिल करने के लिए जिया लड़ाई से बचने और कुछ वर्षों के लिए लड़ाई में देरी करने का विकल्प चुनता है। दुश्मन प्रकाश में है जबकि मैं अंधेरे में हूँ। कोई चाहे या न चाहे, सब कुछ मेरे फैसलों से नियंत्रित होगा। इच्छानुसार आगे बढ़ना और पीछे हटना, वह इस तरह की पहल पसंद करता है। इस बिंदु पर उन्होंने राजा वेगेटा जैसे किसी पर ध्यान देना पूरी तरह से बंद कर दिया है। लुकआउट में आकाश हमेशा की तरह शांतिपूर्ण था। नीला आसमान साफ था जैसे कि हाल ही में बारिश हुई हो। दूर दूर तक पतले सफेद कोहरे ने बादलों को भर दिया है जो लाल रंग के लुकआउट के आसपास खूबसूरती से तैर रहे थे। प्लाजा पर सफेद पत्थर को पक्का किया गया था और लुकआउट के दोनों किनारों पर नारियल पेड़ की केवल 2 पंक्तियों की व्यवस्था की गई थी। कुछ ही दूरी पर एक छोटी लड़की बिना थके अपने हाथ और पैर लहरा रही थी। तेज और भयंकर कार्रवाइयों ने हवा के प्रतिरोध को तोड़ दिया, जिससे विस्फोट की आवाज और सरसराहट की पत्तियों की आवाजें आईं, और एक विभाजित सेकंड में घूमते बवंडर ने दोनों तरफ के पेड़ के तने को अभिभूत कर दिया। अचानक शिलीक का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी सुंदर भौहें थोड़ी झुकी हुई थीं, जबकि रेशमी साटन जैसे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। ये कि जिया बाहर आ गया है। शिलीक बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव दिखाई दिया। निश्चित रूप से जब उसने लुकआउट के प्रवेश द्वार की ओर देखा तो एक नारंगी सिलहूट वास्तव में वहां दिखाई दिया है। उसने जिया को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी ओर जाते हुए देखा, लेकिन उसने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि जब वह उसके करीब था तो उसे पता चला कि उसकी ऊंचाई एक बार फिर उससे अधिक हो गई है। नॉवल USB.com, इस पसीने वाले चेहरे को देखो, और आपके बाल भी एक साथ चिपक रहे हैं। जिया ने हंसते हुए उसके चेहरे को छुआ, जबकि उसका एक हाथ स्वाभाविक रूप से उसके कंधे पर उतरा और उसे आधे गले लगा लिया। शिलीक बिल्कुल भी खुश नहीं थी और बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उसे जिया के शरीर से ऊर्जा की तेज लहरों का आभास हुआ। उसका चेहरा अचानक थोड़ा जटिल हो गया और उसने ठंडे चेहरे के साथ फुसफुसाते हुए कहा, जिया, अपनी सारी की को छोड़ दो और मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो गए हो। जिया एक पल के लिए जम गया और अपने दिल में सोचते हुए युवा लड़की के आकर्षक और सुंदर लेकिन बहुत गंभीर चेहरे को देखा। शिलीक वास्तव में इतनी प्रतिस्पर्धी प्रकृति है, और असहाय रूप से अपना सिर हिला दिया। वह कुछ कदम पीछे हट गया और शिलीक से कुछ दूर जाने के बाद उसने अपनी ताकत जारी की। हाँ, जिया ने अचानक अपनी ताकत का विस्फोट किया और लुकआउट पर एक दमघोटू आभा दिखाई दी। पूरा लुकआउट और उसके नीचे कोरिन टॉवर थोड़ा कांपने लगता है, जैसे ढहने की कगार पर हो। एक पतली सफेद रोशनी उसकी त्वचा से कुछ दूरी पर रह गई और एक पीली सुनहरी रोशनी ने उसके शरीर की सतह को ढक लिया। काका, जमीन पर लगी टाइलें गुरुत्वाकर्षण प्रतिबंधों का सामना न कर पाने से कांपने लगीं और वे ऐसी थीं जैसे किसी भी क्षण तैरकर बाहर आ जाएंगी। बहुत हो गया, शिलीक कुछ चिढ़कर चिल्लाई। वह जानती थी कि जिया की ताकत पूरी तरह से उसकी ताकत से अधिक हो गई है। उसने एनर्जी डिटेक्टर निकाला और अपने कान पर पहनने के बाद स्टार्ट बटन दबाया। ऊर्जा जल्द ही उसकी आंखों के सामने डेटा का एक सेट बन गई। 12,862। उनकी युद्ध शक्ति अप्रत्याशित रूप से 12,000 से अधिक हो गई है। शिलीक अंदर से अवाक था। यह अप्रत्याशित है कि हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर केवल 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद जिया ने उससे इतना अधिक सुधार किया है, और यह सोचना कि उसे लंबे समय तक अपनी 9,600 बैटल पावर पर गर्व था, और अब वह अचानक शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मैंने सुना है कि राजा वेगेटा की युद्ध शक्ति केवल 10,000 से थोड़ी अधिक है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जिया पहले से ही राजा वेगेटा के बराबर है? भाई सैयों के बीच पहले से ही सबसे मजबूत है। शिलीक कुछ हद तक हैरान थी, लेकिन उसका दिल अचानक कांप गया और उसके दिल के अंदर एक अकथनीय गर्व फैल गया। हालांकि अपने विचारों को ढकने के लिए उसने अपना गला साफ कर दिया और अलगाव का नाटक किया। हम्फ, आपकी ऊर्जा इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ गई है। कौन जानता है कि आप एक वास्तविक लड़ाई में कैसे करेंगे? जब हम युद्ध का अभ्यास करेंगे तो सब कुछ उजागर हो जाएगा। हम अभ्यास कैसे करें? जिया ने मजाक में कहा। अभ्यास नहीं कर रहा है, आपके साथ कौन अभ्यास करेगा? शिलीक सुस्त हो गया और फिर जोर से शर्मिंदा महसूस किया, लेकिन कुछ हद तक दोषी भी था, जिससे जिया को हंसी आई। ओह, तुम दोनों अब झगड़ा मत करो। आपकी प्रगति वास्तव में बहुत बड़ी है। मेरे पूरे शरीर को तुम्हारी आभा से एक ठंड महसूस हुई।
कामी अपनी चलने वाली छड़ी पर झुकते हुए चला गया। जिया और शिलिंग को देखकर हल्के से मुस्कुरा रहा था। उन दोनों को झगड़ते हुए मत देखो, उनका स्नेह वास्तव में बहुत अच्छा था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 23 भोजन अनुवादक डीएम। बेशक कामी भावनाओं से आह भरे बिना नहीं रह सका, क्योंकि केवल कुछ दिन बीत चुके थे और अब उनकी ताकत की तुलना भी नहीं की जा सकती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि एलियन की प्रतिभा इतनी अच्छी है, बस कितने दिन बीत चुके हैं और उनकी ताकत वास्तव में इतनी तेजी से भयावह आह में सुधार हुआ है। हाँ, ये सब इन दिनों श्री पोपो के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद है, या हम इतनी तेजी से सुधार नहीं कर सकते थे, जिया ने दिल से कहा। और फिर उसने अपनी तरफ से शिलिंग को देखा और कहा, ओह, और मुझे शिलिंग की पूंछ से निपटने में मदद करने के लिए कामी की जरूरत है। पूंछ? ये देखकर कि जिया ने पूंछ का उल्लेख किया, शिलिंग ने अपनी नजर जिया की पीठ पर स्थानांतरित कर दी और यह जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी पूंछ किसी तरह गायब हो गई थी। जिया ने समझाया, कामी का जादू बहुत रहस्यमय है, बस एक स्विच की तरह जिसका उपयोग पूंछ को सील करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वर्तमान प्रशिक्षण दर्शन के अनुसार सब कुछ सरल होना चाहिए। पूंछ होना इसके बजाय एक बोझ होगा, इसलिए पूंछ को सील करना बेहतर है। ओह, शिलिंग ने समझ व्यक्त करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन क्या पूंछ काटने में दर्द नहीं होगा? जिया मुस्कुराई और उसकी बालों वाली पूंछ को पकड़ लिया और उसे काटने के लिए चारों ओर लहराया। इसने शिलिंग को उसकी पीठ को देखते हुए अपनी भौहों को थोड़ा झुर्रीदार बना दिया। कामी ने फिर उसी जादू का उपयोग करके शिलिंग की पूंछ को सील कर दिया जो उसने जिया पर इस्तेमाल किया था। कामी वास्तव में मदद करने के लिए बहुत खुश था, क्योंकि उसे इसमें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा वह जानता है कि जितना अधिक दूसरा पक्ष उसकी मदद स्वीकार करता है, भविष्य में जब पृथ्वी किसी भी कठिनाई का सामना करती है तो निश्चित रूप से उनके सभी प्रयासों के साथ मदद करेगी। पृथ्वी के पास अभी भी कई चीजें हैं जिनमें भविष्य में उन पर भरोसा करना होगा। पूंछ सील होने के बाद शिलिंग कुछ उत्सुकता से चारों ओर घूमी और पाया कि उसकी ताकत बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई थी और उसकी हरकतें और भी अधिक चुस्त हो गई थीं। तो वह मन की शांति के साथ हंसे। ठीक है, तो हमें जाना चाहिए। अपनी आभा को जोड़ते हुए और युद्ध शक्ति को 800-900 तक संकुचित करते हुए जिया ने कामी और श्री पोपो को अलविदा कहा और फिर शिलिंग का हाथ खींचते हुए लुकआउट से बाहर कूद गया। बादलों की घनी परतों से गुजरने और कोरिन टॉवर पहुंचने पर कोरिन का अभिवादन करने के बाद उन्होंने छोटे टॉवर के नीचे जारी रखा और बहुत जल्दी कोरिन की पवित्र भूमि जो क्षितिज के साथ फैली हुई थी तुरंत उनकी आंखों के सामने दिखाई दी। अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम सेला ग्रह पर लौट रहे हैं? क्षितिज में फैले घने जंगल को देखते हुए शिलिंग की सुंदर भौहें झुर्रीदार हो गईं और पूछने के लिए मुड़ गईं। जिया काली आंखें दूर से देख रही थीं, उनकी दूर की नजर में अलग अलग अभिव्यक्ति का निशान था। उन्होंने अपना सिर हिलाया। नहीं, जीवन को अभी भी काम और आराम के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। सिर्फ आंख मूंदकर ट्रेनिंग करने से हम मजबूत नहीं बनेंगे। जैसा कि हमने इतने वर्षों तक अकेले प्रशिक्षित किया है, हमें अब मनुष्यों की सामाजिक आजीविका का भी अनुभव करना चाहिए। शायद ये के विकास के लिए फायदेमंद होगा। और मैंने ये भी सुना है कि पृथ्वी पर भोजन बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए यहाँ रहने का इरादा रखता हूँ। आपको क्या लगता है? हो गया। चूंकि जिया ने ऐसा कहा, इसलिए शिलिंग को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बारे में बात करते हुए, जैसा कि वे इतने वर्षों तक सेला ग्रह पर रहते थे, उनकी सभ्यता के साथ कोई बातचीत नहीं थी। इसलिए पृथ्वी पर जीवन, ऊह और स्वादिष्ट भोजन का ठीक से अनुभव करने के लिए कुछ समय लेना बेहतर होगा। वास्तव में उत्तरार्ध सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे पहले उन्हें दैनिक उपयोग के लिए कुछ पैसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। और जिया को सिर्फ एक ऐसी जगह के बारे में पता चलता है जहां बड़ी संख्या में खजाने दफन हैं। जब सोन गोकू ने रेड रिबन आर्मी का सामना किया था तो वह रेड रिबन आर्मी के जनरल ब्लू के साथ एक समुद्री डाकू गुफा में प्रवेश कर गया था। हालांकि यह अभी भी कहानी के इस हिस्से से कई साल दूर है, उन छिपे हुए खजाने को पहले से ही जमा होना शुरू हो जाना चाहिए था। उन्होंने तुरंत शिलिंग का हाथ पकड़ा और इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। दोनों लोग कोरिन की पवित्र भूमि से गायब हो गए। जिया की ताकत बढ़ने के बाद इसके साथ साथ उसकी स्थानिक क्षमता भी मजबूत हुई है, इसलिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करना और भी आसान हो गया। यद्यपि उनकी समय महाशक्ति जल्द से जल्द जाग गई थी, यह अभी भी एक ठहराव पर थी और कोई सफलता हासिल करने में विफल रही थी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसकी समय क्षमता बहुत अधिक रहस्यमय है। उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी एक नीले महासागर के ऊपर जिया और शिलिंग की आकृति मीडिया में दिखाई दी। क्या तुमने कहा था कि यहाँ खजाना छिपा है? विशाल सागर की उफनती लहरों के सामने शिलिंग ने संदिग्ध रूप से पूछा। बेशक, मैंने इसे लुकआउट के ऊपर से स्पष्ट रूप से देखा। ये यहाँ कहीं आसपास होना चाहिए। जिया ने यादृच्छिक बकवास की और अपनी यादों के अनुसार चारों ओर देखना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों तक उड़ान भरते हुए समुद्र क्षेत्र के चारों ओर देखते हुए उन्होंने मोटे तौर पर स्थान निर्धारित किया और फिर उनका शरीर समुद्र तल की ओर तैरते हुए नीचे कूद गया।
उन्होंने जल्दी से अपनी स्मृति पर भरोसा करके छिपे खजाने का प्रवेश द्वार पाया। समुद्री डाकू गुफा में प्रवेश करते हुए समुद्री डाकू द्वारा व्यवस्थित विभिन्न जाल अभी भी बहुत सरल और कच्चे थे, इसलिए इन जालों से बचने के बाद वे बहुत आसानी से उस स्थान पर पहुंच गए जहां खजाने का ढेर लगा हुआ था। सुनहरे चमकदार खजाने के बक्से के कई ढेर थे जिनके अंदर समुद्री डाकुओं ने यहाँ और वहां से लूट की थी। अपने सामने खजाने के ढेर को देखते हुए जिया का मुंह एक मुस्कान में मुड़ गया। फिर उसने शून्य में अपना हाथ हिलाया और एक दरार दिखाई दी और फिर उसने उन सभी खजाने को उसमें संग्रहित किया। सब कुछ संग्रहित करने के बाद उसने अपने हाथ से ताली बजाई और कहा, चलो हम पैसे के लिए इन सोने और चांदी को बदलने के लिए शहर जाएंगे और फिर आपका भाई आपको स्वादिष्ट भोजन और पेय लेने के लिए ले जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रह्मांड में पृथ्वी की तरह कोई जगह नहीं है जहाँ लोग समझते हैं कि अच्छा भोजन क्या है। पृथ्वी का भोजन बहुत स्वादिष्ट है, तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो चलते हैं। जाहिर है अच्छे भोजन के प्रलोभन ने तुरंत लड़की के दिल को हिला दिया है, जिसने जल्दी से उसे जाने का आग्रह किया। इसके बाद पृथ्वी के फूड सर्कल में एक अफवाह फैल रही थी कि लड़के और लड़की की एक जोड़ी ने फूड रेस्तरां पर तब तक झाड़ू लगाई थी जब तक कि रसोई के शेफ थकान से बेहोश नहीं हो गए थे और उन्हें 2 लोगों को छोड़ने का अनुरोध करना पड़ा। यह इस तरह से हो गया था कि आने वाले वर्ष में कई रेस्तरां ने बुफे के लोकप्रिय फायदों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था। हालांकि जिन 2 लोगों ने ये सब शुरू किया वे इस समय भोजन के ढेर से संतुष्ट चेहरे के साथ पागलपन से खा रहे थे। चॉपस्टिक्स की टकराहट की आवाजें और खाने की प्लेटों की कबीले की आवाज लगातार कानों में गिर रही थी और उनके पास पहले से ही खाने की प्लेटों के 2 बड़े पहाड़ थे। बॉस, एक और भुना हुआ सुअर, मुझे कुछ और तला हुआ सॉस नूडल्स दें, मुझे भेड़ के बच्चे का भुना हुआ पैर भी चाहिए। omicronwheelers.com जिया ने अपनी खाने की प्लेट निकाली और चिल्लाया, लेकिन उनके चिल्लाने के बाद रेस्तरां के मालिक कांप गए। इसके बाद वह चला गया और पसीना बहाते हुए कहा, 2 मेहमान, इस रेस्तरां में कुछ भी नहीं बचा है, कृपया आप अन्य रेस्तरां पर एक नज़र क्यों नहीं डालते हैं? यह इतनी जल्दी खत्म हो गया है। जिया का रंग डूब गया, लेकिन रेस्तरां के मालिक को पसीना बहाते देख उन्होंने अपना हाथ हिलाया और कहा, इसे भूल जाओ, जब आपने व्यवसाय करने के लिए दरवाजा खोला है तो आप पर्याप्त सामग्री भी कैसे तैयार नहीं कर सकते हैं? हाँ, रेस्तरां के मालिक ने हठपूर्वक बोलते हुए अपना पसीना पोंछा, लेकिन अपने दिल में सोचा, आपने पर्याप्त भोजन खाया है जो हमारे रेस्तरां में 7 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता था। बिल का भुगतान करते हुए जिया और शिलिंग रेस्तरां से बाहर निकल गए। बॉस ने जा रहे 2 लोगों की पीठ को देखा और अंत में जमीन पर गिरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। साइड में एक वेटर ने जल्दबाजी में उसे हाथ से सहारा दिया, लेकिन बॉस ने वेटर का हाथ हटा दिया और गुस्से में कहा, आप अभी भी क्या कर रहे हैं? जल्दी से साफ करें और रेस्तरां बंद करें। मैं चाहता हूँ कि इसे 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाए, नहीं 1 महीने, और मुझे उम्मीद है कि ये 2 छोटे शैतान तब तक चले जाएंगे। जिया और शिलिंग 10 दिनों से अधिक समय से इस शहर में रह रहे थे और यहाँ के सभी रेस्तरां में खाना खा चुके थे, इसलिए जैसे ही उन्हें रेस्टोरेंट में आते देखा जाता वे ऐसे रोने लगते जैसे किसी की मौत हो गई हो। ऐसा नहीं है कि वे पैसा नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के ग्राहकों का स्वागत करना बहुत थकाऊ है और वे अन्य ग्राहकों को प्राप्त करने में भी सक्षम नहीं हैं, और अगर चीजें इसी तरह चलती हैं तो वे लंबे समय तक अपने रेस्तरां के व्यवसाय को कैसे बनाए रखेंगे? क्या मैं सही नहीं था? पृथ्वी पर भोजन सबसे स्वादिष्ट है। ओह, लड़की ने उत्साह से सिर हिलाया। खाने और पीने का ये हालिया उन्माद उसके जन्म के बाद से सबसे सुखद था। जिया, क्या आप अपने आयाम स्थान में चीजों को स्टोर नहीं कर सकते? भोजन को स्टोर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसकी याद सुनकर जिया ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। दरअसल उनकी अंतरिक्ष महाशक्ति का उपयोग भोजन को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। फिर हमें जल्दी से खरीदारी करनी चाहिए। पृथ्वी छोड़ने के बाद हम ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खा पाएंगे, इसलिए अगले कुछ दिनों के लिए वे भोजन खरीदने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और तथ्यों ने साबित कर दिया कि जिया की अंतरिक्ष महाशक्ति वास्तव में भोजन स्टोर कर सकती है। इसके अलावा अंदर का समय लगभग रुक गया था, इसलिए भोजन अब खराब नहीं होगा। दोनों लोगों की खाने की चाहत वाकई यहाँ बिताए समय से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए उनके हाथ में जो पैसा था वो लगातार खर्च हो रहा था और आखिरकार 2 महीने बाद समुद्री डाकू के खजाने का सारा पैसा खाना खरीदने में खर्च हो गया। जिया के निजी स्थान में 2 लोगों के लिए 3 या 4 साल तक खाने के लिए भोजन के पर्याप्त ढेर संग्रहित किए गए थे। ये जानते हुए कि एक सयान की भूख बहुत बड़ी है, यह अविश्वसनीय है कि यह कितनी मात्रा में हो सकता है, क्योंकि यह भोजन 3-4 साल तक उनके द्वारा पागलपन से खाया जाएगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 24 मास्टर मुट्रेटो अनुवादक DM दिन के समय एक विशाल नीला पहाड़ एक सुंदर द्वीप के बीच में खड़ा था, जो छोटे पहाड़ों की घनी श्रृंखला से घिरा हुआ था। द्वीप एक आधुनिक शहर था जहां समुद्री हवा में समुद्र की आर्द्रता की विशेषताएं थीं। नीला और साफ समुद्र आकाश के साथ जुड़ गया, जिससे चमकती लहरों और क्रिस्टलीय पानी और आकाश के विलय के दृश्यों
का पता चला। यहाँ आप नीले समुद्र और नीले आकाश को देख सकते हैं और समुद्री जल के तेज होने की आवाज सुन सकते हैं। नीले पत्थर के रास्ते पर आड़ू के फूल खिल रहे थे और चमकदार लाल पंखुड़ियां एक सुंदर लड़की की मुस्कान की तरह थीं, जो एक सुगंधित और निर्मल आभा दे रही थीं। इस शांत और सुंदर रास्ते पर चलते हुए शिलीप खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और वह अपने बगल के व्यक्ति पर चिल्लाई, देखो, ये दृश्य कितना सुंदर है। क्या हमें यहाँ एक घर बनाना चाहिए? भविष्य में जब भी हम अपना मिशन पूरा करते हैं तो हम कुछ समय के लिए यहाँ आ सकते हैं और रह सकते हैं। नॉवल USB.com जिस कारण से वह इस जगह से इतना प्यार करती थी, वह ज्यादातर पृथ्वी के भोजन और उसके सामने दृश्यों के आकर्षण के कारण है। तो हमें यहाँ एक घर बनाना चाहिए। जिया ने अपना हाथ फैलाया, जो उसके खुश मूड से मिलता जुलता था। चूंकि शिलीप बड़ा हो गया था, इसलिए उसने उसे सुनना बंद कर दिया था। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर से बाहर आने के बाद से उसने उसे भाई भी नहीं कहा था और सिर्फ उसका नाम पुकार रही थी। ओह, बड़े होने के बाद बच्चे अधिक से अधिक स्वतंत्र हो गए, जिया ने अफसोस से कहा। पूरे द्वीप को देखते हुए पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उसे अचानक ये परिचित लगा, जैसे कि उसने इसे पहले कहीं देखा था। हालांकि जैसा कि वह पहली बार पृथ्वी पर आया था, तब उसने इसे मूल कार्य में कहीं ना कहीं देखा होगा अगर उसे ये परिचित लगा। जिया ने द्वीप शहर के नक्शे को खरीदने के लिए एक किताबों की दुकान पाई और आखिरकार इसके बारे में प्रासंगिक जानकारी मिली। क्या यह वह द्वीप नहीं है जहां सोन गोकू ने प्रशिक्षण के लिए मास्टर रोशी का अनुसरण किया? जिया आश्चर्यचकित था कहने के लिए, लेकिन ये द्वीप वास्तव में सिर्फ एक प्रायद्वीप है, जहां क्षेत्र का एक हिस्सा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। मूल काम में कई प्रसिद्ध द्वीप नहीं है। पहला वह जगह है जहां मास्टर रोशी का निवास स्थान है, कामे हाउस। दूसरा द्वीप वह है जहां सोन गोकू और क्रिलिन के मास्टर रोशी के शिष्य बनने के बाद उन्हें खेत जोतकर प्रशिक्षित करना पड़ता था और हर दिन दूध पहुंचाना पड़ता था। और तीसरा और चौथा क्रमशः पापुआ द्वीप है, जहां 22वां विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, और दक्षिणी भूमि द्वीप जहां 23वां मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, और दक्षिण शहर द्वीप जहां बाद में एंड्रॉयड दिखाई दिए। अगर यह वह द्वीप है जहां सोन गोकू और टीम भविष्य में प्रशिक्षण लेंगे, तो क्या कामे हाउस पास में नहीं होगा? ऐसा संयोग जिया का मुंह अनजाने में मुस्कुराया। उसने नहीं सोचा था कि वह बेतरतीब ढंग से उस द्वीप पर पहुंचेगा जहां मास्टर रोशी रहते हैं, लेकिन मास्टर रोशी को जाने और परेशान करने का उसका कोई इरादा नहीं है। पृथ्वी की उनकी यात्रा का उद्देश्य मूल रूप से पूरा हो गया है। उन्होंने पहले से ही कई सेंजू बीन्स और प्रशिक्षण विधियां प्राप्त की हैं, इसलिए मास्टर रोशी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, भले ही उसने मास्टर रोशी को देखा, इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसकी ताकत कमजोर है, इसलिए उसने बस उसे अनदेखा कर दिया। फिर इसके बाद शिलीप की मांगों को पूरा करने के लिए जिया ने द्वीप पर पहाड़ पर जमीन का एक टुकड़ा काट दिया और लकड़ी का एक साधारण और छोटा लकड़ी का घर बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया। ... उगता हुआ सूरज चमक रहा था। सूरज की गर्मी धीरे से ब्लूस्टोन मार्ग, घास की पत्तियों और बढ़ते कोहरे पर छिड़की गई, जो एक बहुरंगीन सुंदर दृश्यों को दर्शाती है। एक लड़की की मुस्कान से मिलते जुलते चमकदार लाल आड़ू के फूलों ने पूरे द्वीप को एक आकर्षक चमक के साथ विकीर्ण कर दिया। पन्ना हरे रंग के चिकनी पर्वत की चोटी पर एक संशोधित ब्लूस्टोन पथ पहाड़ के नीचे घूमता है। पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान से एक धारा बहती थी और दोनों तरफ पानी के पौधों के माध्यम से छानने के बाद यह एक स्पष्ट बहती धारा में परिवर्तित हो जाती थी। मैं इतने सालों से धरती पर नहीं आया हूँ, सोचा नहीं था कि आज की तकनीक इतनी विकसित हो गई है। पहाड़ की ढलान के बीच में एक सनशेड के नीचे एक रॉक बेंच रखी गई थी, जिस पर एक चांदी के बालों वाला और सफेद मूंछ वाला बूढ़ा आदमी बैठा था, जो सफेद मार्शल आर्ट के कपड़े पहनता था, जीवंत जीवन के दृश्य में मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पहाड़ से नीचे देख रहा था। उनके सफेद मार्शल आर्ट कपड़ों के ऊपरी बाएं कोने में एक लाल 3 चरित्र था। हालांकि अजीब बात यह थी कि सफेद बालों वाले आदमी के सिर पर एक सुनहरा प्रभामंडल तैरता था, जो मृतक का प्रभामंडल है। ये प्रभामंडल दिखाता है कि बूढ़ा आदमी वास्तव में अंडरवर्ल्ड की आत्मा है। अंडरवर्ल्ड यह एक बहुत ही जादुई जगह है। ये स्वर्ग नरक से जुड़ा हुआ है और उच्च आयाम में विश्व राजा ग्रह से जुड़ा एक जादुई सांप मार्ग भी है। जो आत्माएं पाताल में आती हैं, चाहे मृत्यु के बाद मृत्यु से पहले वह कितनी भी मजबूत और शानदार क्यों न रही हो, उन्हें नरक के राजा के न्याय से गुजरना पड़ता है। और नरक के राजा के न्याय से गुजरने के बाद जो अच्छे हैं उन्हें स्वर्ग जाने का अवसर मिलेगा और दुष्टों को नरक में धकेल दिया जाएगा, और जो न तो अच्छे हैं और न ही बुरे हैं वे तुरंत पुनर्जन्म लेंगे। केवल एक व्यक्ति जो अपने जीवन में महान योग्यता रखता है या उच्च नैतिक चरित्र का व्यक्ति है, उसके पास एक प्रभामंडल होगा और स्वर्ग में चढ़ने की योग्यता होगी। चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी की पहचान बहुत असाधारण है। वह पूरी दुनिया के सबसे महान मार्शल आर्ट शिक्षक थे, मास्टर मुट्रटो, जिन्होंने 300 साल पहले राजा पिकोलो को हराया और सील कर दिया, और मास्टर रोशी और मास्टर शेन के मास्टर हैं। 300 साल पहले मास्टर मुट्रटो ने महान शैतान राजा को सील कर दिया था और बाद में उसकी ताकत को खत्म करने से मृत्यु हो गई।
मूल रूप से अपनी खूबियों के साथ वह सीधे स्वर्ग में चढ़ सकता था, लेकिन उसने आखिरकार अंडरवर्ल्ड में रहने का फैसला किया, और आज वह दिन है जब मास्टर मुट्रेटो पृथ्वी पर लौट आए हैं, जिसके बाद वह पुनर्जन्म के लिए जाएंगे। पृथ्वी पर लौटने के बाद मास्टर मुट्रेटो अपने 2 शिष्यों मास्टर रोशी और मास्टर शेन को देखने नहीं गए, बल्कि चुपचाप विभिन्न शहरों में खुद से भटक रहे थे और अनजाने में इस तटीय द्वीप शहर में आ गए थे। 300 साल बाद पृथ्वी की शांति और समृद्धि को देखकर मास्टर मुताइतो का दिल खुशी से भर गया। उन्हें ये जानकर और भी राहत मिली कि उनके 2 शिष्यों ने अपना स्कूल खोल लिया है और महान मार्शल आर्ट विशेषज्ञ बन गए हैं। इस समय दूसरी तरफ पहाड़ी रास्ते पर 2 आकृतियों ने उसका ध्यान आकर्षित किया, एक लड़का और लड़की, 2 छोटे बच्चे। उनके शरीर से मास्टर मुट्रेटो ने एक रक्त उत्तेजक आभा महसूस की। 2 छोटे दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आपका मास्टर कौन है और आप दोनों किस स्कूल से हैं कि आपके पास कम उम्र में ऐसा कौशल है। आवाज के बाद जिया आश्चर्यचकित महसूस करते हुए पीछे मुड़ी और देखा कि एक चांदी के बालों वाला सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी उन्हें मुस्कान के साथ देख रहा था। ये बूढ़ा आदमी कौन है? इसके शरीर की कामी से भी मजबूत है। विपरीत पक्ष के शरीर को एक जोरदार बल से निकलते हुए महसूस करते हुए जिया आश्चर्यचकित महसूस किए बिना नहीं रह सका। आभा दिखा रही थी कि उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में 6000 के करीब है। उन्होंने नहीं सोचा था कि पृथ्वी पर अभी भी ऐसा कोई विशेषज्ञ है। उस व्यक्ति के मार्शल आर्ट कपड़ों के ऊपर एक बड़े वो चरित्र को देखकर, साथ ही साथ उसके सिर पर एक ब्रह्मपूर्ण सुनहरा प्रभामंडल देखकर जिया की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। प्रतीत होता है कि बूढ़े आदमी की पहचान का अनुमान लगाया जा रहा है। क्या वह मास्टर रोशी का मास्टर मुट्रेटो है? हाँ, केवल मास्टर मुट्रेटो के पास पृथ्वी पर इस तरह के कौशल हो सकते हैं। अंडरवर्ल्ड में रहते हुए उसने शायद ट्रेनिंग नहीं छोड़ी थी। जिया को यकीन था, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले महान योग्यता प्राप्त कर सकता है, तो उसके पास मृत्यु के बाद प्रशिक्षण के लिए एक भौतिक शरीर प्राप्त करने का मौका होगा। लेकिन ये सब के बाद सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए है। मास्टर मुताइतो वर्तमान स्थिति के अनुसार जिया ने निर्धारित किया कि उसके पास एक भौतिक शरीर है। उत्परिवर्तित मास्टर, इस बार चौंकने की बारी मास्टर मुटेतो की थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई अभी भी उनका नाम याद रख सकता है। वह कुछ आश्चर्यचकित था। छोटे दोस्त, आप मेरा नाम जानते हैं? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 25 वापस जाना। अनुवादक डीएम जिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल हंसा और आकाश की ओर अपनी उंगली इंगित की। अंत में ये स्वर्ग या बाहरी अंतरिक्ष का उल्लेख कर रहा था। ये दूसरे पक्ष के अनुमान पर निर्भर करेगा। निश्चित रूप से मास्टर मुट्रेटो ने आसानी से संकेत लिया और अपना सिर हिलाया। गलती से विश्वास किया कि वे दोनों स्वर्ग से नीचे आए थे। अगर वे लुकआउट से आए हैं तो उनका नाम जानना अजीब नहीं है, क्योंकि उन्होंने कामी से इसके बारे में सुना होगा। अपने सामने 2 युवाओं को देखकर मास्टर मुटेतो आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि वास्तव में इस पीढ़ी में ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति हैं जिन्हें लुकआउट पर प्रशिक्षित किया गया है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी की मार्शल आर्ट खराब नहीं हुई है। मास्टर मुट्रेटो पूरी तरह से जानता था कि कोरिन टॉवर के ऊपर रहने वाले पौराणिक कामी एक बहुत ही रहस्यमय अस्तित्व था। जब वह 300 साल पहले राजा पिकोलो को हराने के लिए एविल कंटेनमेंट वेव बनाने के लिए कोरिन टॉवर पर चढ़ गया था, तो उसने एक बार कोरिन को यह उल्लेख करते हुए सुना था कि कोरिन टॉवर के ऊपर लुकआउट पर उच्च देवता रहते हैं। उस समय मास्टर मुट्रेटो ने कामी को अपने दिल में एक बहुत मजबूत अस्तित्व माना था, इस बात से अनजान कि वह पहले से ही कामी को कई गुना पीछे छोड़ चुका है। मास्टर मुताइतो को अपने मूल को गलत समझते हुए जिया हंस पड़ा और समझाया नहीं। और इस प्रकार बाद में मास्टर मुट्रेटो के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ और फिर दोनों ने एक दूसरे को विदाई दी। चूंकि वे दोनों चतुर मार्शल कलाकार थे, बस एक दूसरे की भावना को महसूस करके उन्होंने मोटे तौर पर एक दूसरे की जांच की थी। मास्टर मुट्रेटो को पार करने वाली अपनी ताकत के कारण जिया केवल दूसरे पक्ष की ताकत पर थोड़ा आश्चर्यचकित था और लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। और मास्टर मुट्रेटो के लिए वह पहले से ही युद्धों में अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव कर चुका है, इसलिए वह अपने हाथ नहीं उठाना चाहता है। इसके अलावा आज उनके अस्तित्व में अंतिम दिन था और यह जानना कि पृथ्वी पर अभी भी ऐसे विशेषज्ञ हैं, उनके लिए पर्याप्त था। मास्टर मुताइतो को जाते देख शिलिंग ने अपने बैकपैक से कुछ स्नैक्स निकाले और खाते हुए कहा, वह बूढ़ा आदमी वास्तव में अजीब है। उसके शरीर की अन्य मिट्टी की तुलना में बहुत मजबूत है, लेकिन उसके सिर पर एक अजीब प्रभामंडल क्यों है? जिया ने उसे देखा और समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक जीवित व्यक्ति नहीं है। वह 300 साल पहले का व्यक्ति है और आज जब वह इस दुनिया में लौटा तो हमसे टकरा गया था। अरे, तुम्हारा मतलब है कि बूढ़ा आदमी अंडरवर्ल्ड से आया था? शिलिंग स्नैक्स खाना भूल गई क्योंकि उसका मुंह आश्चर्य से खुल गया था। आपको लगता है कि वह छुट्टी पर है? उस बूढ़े आदमी को मास्टर मुट्रेटो कहा जाता है और वह 300 साल पहले पृथ्वी को बचाने वाले सबसे महान मार्शल कलाकारों में से एक था। आप सोचेंगे कि उसने अंडरवर्ल्ड में उन सभी वर्षों में प्रशिक्षण लिया, वह कमजोर कैसे हो सकता था? जिया मुस्कुराई और शिलिंग को देखा और फिर उसे समझाया कि कैसे मृत्यु के बाद नश्वर लोगों की आत्माओं को नरक के राजा द्वारा न्याय किया जाना चाहिए।
ताकि अंडरवर्ल्ड में प्रवेश किया जा सके। विशेष रूप से अच्छे लोगों को स्वर्ग में, बुरे लोगों को नरक में के मानक को अधिक विस्तृत रूप से समझाया गया है। मृत्यु के बाद लोगों के लिए मृत्यु को अंत के रूप में नहीं माना जाता है और आत्मा को नरक के राजा के फैसले को भी पारित करना पड़ता है। फिर मरने के बाद हम सैया का क्या होता है? सभी संभावनाओं में नरक, जिया ने झेपते हुए कहा। फ्रीजा के लिए काम करते हुए सैयों ने उचित मात्रा में अपराध को जलाया, लूटा और किया। अंडरवर्ल्ड के नियमों के मुताबिक ऐसे सभी लोग मरने के बाद नरक में जाएंगे। शिलिंग अपने चेहरे पर एक आश्चर्यचकित नजर से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका, लेकिन सयान के आचरण के बारे में सोचकर अगर आत्मा वास्तव में न्याय से गुजरती है तो मुझे डर है कि सब नरक में चले जाएंगे। इसलिए यदि आप भविष्य में नरक में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको या तो अच्छे और बुरे होना होगा या निष्पक्ष और पुनर्जन्म लेना होगा, या आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप कभी नहीं मरेंगे, इसलिए नरक के राजा द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा। जिया ने बहुत मजाकिया अंदाज में कहा। मैं भविष्य में बहुत सारी बुरी चीजें नहीं कर सकता, शीलिंग ने संक्षेप में कहा। भविष्य में निर्दोष की कम हत्या उसके लिए है जो केवल उसे घुटन और खुजली महसूस कराएगी। और जिया ने कभी न मरने के बारे में जो कहा उसने इसे सिर्फ एक मजाक के रूप में माना और इसे भूल गई। वह सिर्फ हैरान थी कि जिया को सब कुछ क्यों पता है। वह स्पष्ट रूप से उसके जैसा है, एक बच्चा। शीलिंग के संदेह के बारे में जिया बहुत सारे स्पष्टीकरण नहीं दे सका, क्योंकि वह दूसरों को यह नहीं बता सकता था कि वह दूसरी दुनिया से आया है। कम से कम जब तक उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है वह इसे प्रकट नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने विषय बदल दिया। ओह, वैसे हमें पृथ्वी पर आए आधे साल से अधिक हो गया है और जो कुछ भी किया जाना है वह किया गया है और हमारा उद्देश्य भी प्राप्त हो गया है। तो अब ग्रह वेगेटा पर लौटने का समय है। क्या हम वापस जा रहे हैं? शिलिंग थोड़ा उत्साहित था। इतने सालों तक प्लेनेट वेगेटा छोड़ने के बाद वह पहले से ही वापस जाने के लिए अधीर थी। निश्चित रूप से जैसे ही इस विषय को सामने लाया गया शिलिंग का ध्यान तुरंत हटा दिया गया। जिया ने चुपके से आह भरी और सोचा, भविष्य में फिर से दिखावा नहीं कर सकता जैसे कि वह सब कुछ जानता है, अन्यथा वह संदेह हो जाएगा। उन्होंने कहा, हाँ, हमें गए कई साल हो गए हैं, अब वापस जाने का समय आ गया है। लेकिन एक बार जब हम वेगेटा ग्रह पर वापस आ जाते हैं और किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं तो अपनी युद्ध शक्ति को छिपाना याद रखें, जिया ने कहा। शीलिंग ने सिर हिलाया। वह पहले की तरह अज्ञानी छोटी लड़की नहीं थी। इतने लंबे समय तक जिया का पीछा करने के बाद वह स्पष्ट रूप से उससे प्रभावित थी। ये कहावत कि जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ हवा से नष्ट हो जाएगा, वह स्वाभाविक रूप से समझती है। ये सिर्फ इतना है कि वह एक पल के लिए पृथ्वी छोड़ने के लिए अनिच्छुक महसूस किया। बेशक वह अनिच्छुक महसूस करती थी क्योंकि वह पृथ्वी से विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाने में सक्षम नहीं होगी और बाकी के लिए वह कम परवाह नहीं कर सकती थी। फिर वह जिया के करीब चली गई और अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। जिया ने भी अपनी पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ रखा। युवा लड़की के शरीर की भावना उसकी हथेली से आई और एक लिली स्वाद वाली गंध ने उसकी नाक को गुदगुदी की। उन्होंने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया, अपनी अंतरिक्ष महाशक्ति को सक्रिय किया। एक पल के बाद एक अस्पष्ट प्रतिभा उनके पूर्व स्थान पर चमक उठी, जबकि दो लोग पहले ही पृथ्वी से गायब हो चुके हैं। 6 महीने पहले पृथ्वी पर आने पर वह जिस कठिन स्थिति में थे उसके विपरीत जिया इस बार बहुत अधिक आराम से था और इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करने में बहुत अधिक कुशल हो गया था। विशाल ऊर्जा समर्थन के साथ इंस्टेंट ट्रांसमिशन को सक्रिय करना अब इतना मुश्किल नहीं था। वह एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आगे और पीछे कूद गया और आधे घंटे बाद वे दूर के ग्रह सेला पर दिखाई दिए। परिचित ग्रह सेला पर वापस जिया ने एक गहरी सांस ली। हालांकि इंस्टेंट ट्रांसमिशन सुपर पावर सुविधाजनक है, ये प्लेनेट याड्रेट के इंस्टेंट ट्रांसमिशन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता है और किबिटो के साथ भी तुलनीय नहीं है, जिया ने अंदर से सोचा। जब वह इंस्टेंट ट्रांसमिशन सुपर पावर का उपयोग करता है तो उसे न केवल समय से पहले लक्ष्य क्षेत्र के स्थान को जानना पड़ता है, बल्कि स्थानिक संचरण के लिए बहुत अधिक अतिरिक्त ऊर्जा का उपभोग करना पड़ता है। लक्ष्य आभा पर लॉक करने की प्लेनेट याड्रेट की विधि के पीछे गिरना। बेशक जब उसकी ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो ये प्लेनेट याड्रेट से अधिक हो जाएगी। शायद भविष्य में याड्रेट के इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ विलय के बाद उनका संयोजन किबिटो के इंस्टेंट ट्रांसमिशन तक पहुंच सकता है। नॉवल USB कॉम शिलिंग, चलो पहले जाएं और अंतरिक्ष यान को बाहर निकालें। MHM शीलिंग ने सिर हिलाया। जिया उसे टेलीपोर्टिंग द्वारा वापस ले गया जहां वे उतरे थे। छोटी पहाड़ी घाटी अभी भी परिचित थी, लेकिन यहाँ की वनस्पति उनके जाने की तुलना में घनी थी। हो सकता है कि बहुत पहले ये पहले से हरे भरे जंगल में बहाल हो जाएगा। आधे साल से अधिक समय के बाद घाटी में लौटने के बाद जिया विलाप करने से खुद को रोक नहीं सके कि हालांकि वे केवल आधे साल के लिए गए थे, अगर हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर के समय की भी गणना की जाए तो 1.5 साल पहले ही बीत चुके थे। जहां तक उनकी ताकत का सवाल है, जब उन्होंने सेला ग्रह छोड़ा था तब उनकी 2000 से
अधिक बैटल पावर हो चुकी थी, जो अब 13,000 बैटल पावर के करीब पहुंच रही है, जो कई गुना बढ़ गई है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 26 वेगेटा। ग्रह पर वापस जाना। अनुवादक डीएम गुफा के प्रवेश द्वार को खोलते हुए जिया ने गुफा से 2 विशाल गोलाकार अंतरिक्ष यान को बाहर निकाला और विमान के दरवाजे को खोलते हुए शीर्ष पर बटन को धक्का दिया। सयान के अंतरिक्ष यान की गुणवत्ता वास्तव में अच्छी थी। इतने वर्षों के बाद भी इसका इंटीरियर नए जैसा ही था। उन्होंने अंतरिक्ष यान के अंदर लौटने के मार्ग को वेगेटा ग्रह में बदल दिया। अंतरिक्ष यान का अलार्म बीप बीप बज उठा और मशीन ने आत्मविश्लेषण शुरू किया। शिलिंग, अपने शरीर की को 850 बैटल पावर में समायोजित करें और जब हम ग्रह वेगेटा तक पहुंचते हैं तो इसे फिर से 900 से अधिक में बदलें। जिया ने प्रोत्साहित किया। ठीक है। शिलिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। आजकल उसकी युद्ध शक्ति के मूल्य को नियंत्रित करना उसके लिए बहुत आसान था। बहुत जल्दी अपने शरीर की को लगभग 850 युद्ध शक्ति तक रोक दिया। जिया उसकी हरकतों को देखकर सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और फिर उसने अपनी बैटल पावर को भी एडजस्ट कर लिया। वर्तमान में उनकी उम्र 8 थी और जब वे ग्रह वेगेटा पहुंचेंगे तो ये लगभग 9 साल का होगा। उस समय उनकी युद्ध शक्ति एक मध्य स्तरीय योद्धा की अव्यक्त प्रतिभा के कारण 900 तक पहुंच जाएगी। हालांकि यह भी बहुत उत्कृष्ट है, कम से कम ये दूसरों को अनुचित ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब लौटते हैं। ग्रह वेगेटा पर मिलते हैं। दोनों ने अलग अलग अपने अंतरिक्ष यान में प्रवेश किया। चूंकि ये अंतरिक्ष यान आमतौर पर प्रत्येक सयान के उपयोग किए जाने वाले वाहन थे, इसलिए वयस्कों को भी अंदर बैठकर भीड़ महसूस नहीं होगी। novelUSB.com अंतरिक्ष यान पर बटन दबाने पर ये दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसके तुरंत बाद अंतरिक्ष यान थोड़ा कांप गया और एक विशाल बल अचानक नीचे निकल गया और अंतरिक्ष यान तुरंत सेला ग्रह के वायुमंडल से बाहर निकल गया। लाल काले ग्रह को दूर और दूर से घटते हुए देखते हुए जिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और हाइबरनेशन में प्रवेश किया। वह तब तक नहीं उठेगा जब तक कि वह ग्रह वेगेटा तक नहीं पहुंच गया। 7 महीने बाद अंधेरे के एक विशाल विस्तार से घिरे सितारों के समूह ने एक चमकदार कमजोर सफेद प्रकाश का विकिरण किया। वे एक काली प्लेट को सजाने वाले छोटे हीरे की तरह चमकते थे, जो बारहमासी सुंदरता का स्पर्श दिखाते थे। एक विशाल आकाशगंगा में एक बड़ा गहरा लाल ग्रह धीरे धीरे कक्षा में चला गया। ये गहरा लाल ग्रह वेगेटा है, जिसे पहले प्लेनेट प्लांट के रूप में जाना जाता था। एक ग्रह सयान टफल से छीन लिया गया था और अब इसका नाम बदलकर प्लेनेट वेगेटा कर दिया गया है, जो अब ब्रह्मांड में सयान का प्रसिद्ध मुख्यालय बन गया है। प्लेनेट वेगेटा का स्पेसपोर्ट हमेशा की तरह व्यस्त था। एक एक करके गोले के आकार के अंतरिक्ष यान ने लगातार स्पेसपोर्ट से उड़ान भरी या नीचे उतरा। अचानक 2 अंतरिक्ष यान तेजी से गहरे लाल वातावरण से गुजरे और स्पेसपोर्ट पर उतरे, जहां पायलट के नियंत्रण में अंतरिक्ष यान लैंडिंग साइट पर ठीक से उतरे और फिर केबिन का दरवाजा खोला गया, जहां से 2 आंकड़े बाहर निकले। सालों बाद जिया और शिलिंग आखिरकार प्लेनेट वेगेटा में लौट आए हैं। इस समय स्पेसपोर्ट जीवन, लोगों के आने और जाने से भरा हुआ था। सयान के अलावा जो अभियानों के लिए लौट रहे थे या जा रहे थे या जो मिशन को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, कई अजीब लंबी नाक, बड़ी आंखों वाले एलियंस अभी भी भीड़ में थे। इनमें से अधिकांश एलियंस दादा स्टार लोगों की तरह पकड़े गए दास थे और अन्य दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में सयान की सहायता के लिए मुख्यालय ग्रह से फ्रीजा द्वारा भेजे गए अधीनस्थ थे। आखिरकार सयान का वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान उच्च नहीं है। लड़ने के अलावा उन्होंने किसी भी उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महारत हासिल नहीं की है। ठीक वैसे ही जैसे एक उन्नत सभ्यता के आविष्कारों के सामने असभ्य लोग। उन्हें अभी भी कई प्रकार के उच्च तकनीक उपकरणों को संचालित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता है। बेशक इनमें से कितने एलियंस को फ्रीजा ने सयान की निगरानी के लिए भेजा था, कौन जानता है। जिया, मैंने अपने माता पिता से संपर्क करने के लिए कम्युनिकेटर का इस्तेमाल किया। वे घर पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। स्पेसपोर्ट के मंच के किनारे शिलिंग ने अपने कान पर ऊर्जा डिटेक्टर के बटन को दबाया। उसके गाल उत्साह से गुलाबी हो गए। जीवित प्राणियों की ऊर्जा शक्ति का पता लगाने के अलावा यह मशीन एक कम्युनिकेटर के रूप में भी काम करती है। ठीक है, चलो तुरंत वापस चलते हैं। जिया ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए महसूस किया कि शिलिंग उसके दिल में बहुत उत्साहित था, क्योंकि वह अपने माता पिता को देखने वाली थी। दरअसल वह भी अपने दिल में उत्साह महसूस कर रहा था। चुपचाप गिनती करते हुए उन्हें प्लेनेट वेगेटा छोड़े हुए 5 साल से अधिक समय हो गया है। हालांकि इंटरस्टेलर उड़ान में 1.5 साल बिताया गया है, लेकिन उन्होंने चाची रेबेका और अंकल आद्री को 5 साल से अधिक समय तक नहीं देखा है। जिसके बाद उन्होंने प्लेटफॉर्म पार किया और स्पेसपोर्ट के बाहर चले गए। शिलिंग का घर ग्रह वेगेटा के हलचल वाले क्षेत्र में स्थित है, जो उच्च वर्ग के आवासीय क्षेत्र से संबंधित है, जो इंपीरियल सिटी से केवल कुछ ही दूरी पर था। हालांकि स्पेसपोर्ट से शिलिंग के घर तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। जैसा कि उन्हें अपनी युद्ध शक्ति को छिपाना है, वे उड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सकते हैं, नहीं वे इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करके जल्दी कर सकते हैं।
एक सामान्य उड़ान गति का उपयोग करके उन्होंने शहर के अधिकांश हिस्सों में यात्रा की और फिर एक हलचल वाले आवासीय क्षेत्र में उतरे। आवासीय क्षेत्र की घास वाली सड़क पर यात्रा करना, हरी आइव्स को घुमाना, पेड़ों को लहराना और हवा में तैरती धुंधली खुशबू को सूंघना, एक एक करके बचपन के परिचित दृश्य उसके दिमाग में कौंधते रहे। एक पल में वे एक अकेले 2 मंजिला घर के सामने पहुंचे, जो शीलिंग का घर है। आसपास के कुछ अन्य घरों की तुलना में शीलिंग का घर बहुत बड़ा था। दस्तक दो, कुछ बार दरवाजा खटखटाना, क्लिक करें। इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड ने जल्दी से आवाज की। दरवाजा खुला और जब जिया प्रतिक्रिया नहीं दे सका तो कोई जल्दी से अंदर से बाहर निकल गया और उसे कसकर गले लगा लिया। शीलिंग, जिया, आप आखिरकार वापस आ गए हैं, माँ को देखने दो। आप दोनों बहुत बड़े हो गए हैं, माँ ने तुम्हें बहुत याद किया है। रेबेका शब्दों के साथ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसकी 2 बाहों ने स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। एक फाइटिंग रेस के रूप में महिला सैयान की ताकत पुरुषों की तुलना में बदतर नहीं थी, और जब वे पागल थे तो यह और भी बहादुर था। विशेष रूप से रेबेका ऐसे उच्च स्तरीय योद्धा जो आद्री की टीम के पूर्व सदस्य थे। हालांकि हाल के वर्षों में वह किसी भी मिशन को करने के लिए बाहर नहीं गई हैं, लेकिन उनकी शक्तिशाली ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता है। रेबेका द्वारा गले लगाया जाना अनगिनत दृढ़ रस्सियों से बंधे होने जैसा था। जिया और शीलिंग दोनों कठोर थे और हिलने में असमर्थ थे। बेशक वे अपनी वर्तमान ताकत का उपयोग करके आसानी से मुक्त हो सकते थे, लेकिन वे ऐसा करने का इरादा नहीं रखते थे। चाची रेबेका, हमें जाने दो, तुम्हारे गले लगाने से हमारा दम घुट जाएगा। जिया ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, कुछ हद तक असहाय। हाँ माँ, जल्दी से हमें जाने दो। ओह हाँ, मुझे देखो, आओ चलो अंदर आते हैं और बात करते हैं। रेबेका ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और कुछ हद तक शर्मिंदा होकर अपना हाथ हटा दिया और जल्दी से उन्हें घर के अंदर आने का आग्रह किया। घर में प्रवेश करने के बाद रेबेका ने उनकी भलाई के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया और हाल के वर्षों में उनके जीवन के बारे में सवाल पूछे। शीलिंग ने जब भी किसी भी गंभीर परिस्थितियों का उल्लेख किया था तो अतिरंजित आवाजें और कार्य करते हुए उसे याद किया, और हालांकि ये क्रियाएं जिया को अनाड़ी और हास्यास्पद लगती हैं, रेबेका अभी भी समय समय पर आश्चर्य के चिल्लाते थे। हालांकि उसकी बेटी के विवरणों में शब्दों की कमी थी और बिल्कुल ज्वलंत नहीं थे, फिर भी वह ध्यान से सुनती थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 27 वेगेटा का जन्म। अनुवादक डीएम जिया गंभीरता से सुन रहा था, उसके चेहरे पर एक शांत भाव था और उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान लटक रही थी। शीलिंग के विवरण ने प्रशिक्षण के लिए पृथ्वी पर जाने के बारे में चीजों को छोड़ दिया है। उन्होंने इस बारे में पहले से चर्चा की थी। आखिरकार उन्होंने कई वर्षों तक ग्रह वेगेटा छोड़ दिया था और यहाँ की स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं थे। यहाँ की मौजूदा स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने के बाद उन्हें इसके बारे में बताने में बहुत देर नहीं होगी। माँ, क्या आप जानते हैं कि ग्रह सेला का एक चंद्रमा है? एक दिन रात में एक पूर्ण चंद्रमा दिखाई दिया था जो बादलों से बाहर निकल रहा था, और जब मैं बाहर गया था तो मैंने पूर्ण चंद्रमा देखा और एक महान वानर में बदल गया। आपने अपनी तर्कसंगतता नहीं खोई, है ना? हे, मैंने अपनी तर्कसंगतता खो दी। शीलिंग ने अपने हाथों को सामने फैला दिया और एक निर्दोष चेहरे के साथ कहा। लेकिन सौभाग्य से जिया ने समय पर प्रतिक्रिया दी, पहले अपनी पूंछ काट दी और फिर मेरी पूंछ भी काट दी। हालांकि वह अभी भी गंभीर रूप से घायल था। मैंने उससे सुना कि उस समय मेरी युद्ध शक्ति 10 गुना बढ़ गई थी। शीलिंग हंस पड़े और उस समय की स्थिति के बारे में बोलना जारी रखा। अगर जिया उस समय पर्याप्त निर्णायक नहीं था तो यह विनाशकारी हो सकता था। रेबेका ने शीलिंग को गले लगाया और अपने हाथ का इस्तेमाल लगातार उसके गालों को रगड़ने और चुटकी लेने के लिए किया, जिससे शीलिंग लगातार संघर्ष करते हुए फुसफुसाने लगा। लिटिल या शीलिंग के रूपांतरित होने के बाद लड़ना मुश्किल रहा होगा। रेबेका ने शीलिंग को छोड़ दिया, अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ दिया और पूछा। जिया आह भरते हुए सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसके दिल में अभी भी डर है, उस समय की अपनी स्थिति को याद करते हुए। हाँ, वह लड़ाई सबसे कठिन थी जिसका मैंने सेला ग्रह पर पहुंचने के बाद सामना किया था। अगर ऐसा नहीं होता कि मैं आखिरी मिनट में मौके का फायदा उठाने में सफल रहता तो इसके परिणाम विनाशकारी होते, लेकिन तब भी मैं चोटिल था और मुझे कुछ महीनों तक आराम करना पड़ा। रेबेका ने ऐसा विश्वास करते हुए सिर हिलाया। सैयान का ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन एक दोधारी तलवार है। दुश्मन का सामना करते समय इसका उपयोग करना कोई संदेह नहीं है, लेकिन गलती से अपने साथियों को घायल करना भी आसान है। इसलिए एक उच्च स्तरीय ग्रह पर हमला करते समय दस्तों का नेतृत्व अक्सर एक उच्च स्तरीय योद्धा द्वारा किया जाता है। इसलिए संकट में उच्च स्तरीय योद्धा दुश्मनों पर हमला करने के लिए ग्रेट एप में बदल सकता है। उस समय निम्न स्तरीय योद्धाओं और मध्य स्तरीय योद्धाओं को पीछे हटना पड़ता है, अन्यथा वे केवल तोप का चारा बन जाएंगे। ओह, वैसे क्या चाचा आद्री घर पर नहीं है? इतने लंबे समय तक घर लौटने और आद्री को न देखने के बाद जिया ने कुछ उलझन में पूछा। रेबेका ने कहा, ओह, उसे अभी भी प्रशिक्षण केंद्र में कुछ करना है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। जिया ने समझदारी से सिर हिलाया।
आद्री की टीम के विघटन के बाद से वह प्रशिक्षण केंद्र में एक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा है और मुख्य रूप से उच्च स्तरीय योद्धा अव्यक्त प्रतिभा के बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए जिम्मेदार था, और वह अक्सर उन बच्चों के साथ कुछ सरल मिशन करने के लिए बाहर भी जाएगा। बेशक मिशन केवल उन सयन बच्चों द्वारा किया जाता है, आद्री सिर्फ उन पर ठीक से नजर रखने के लिए जिम्मेदार है। इससे देखा जा सकता है कि सयान के मिड लेवल वॉरियर और हाई लेवल वॉरियर के ट्रीटमेंट में कितना अंतर है। जिया और उनका बैच 3 साल तक प्रशिक्षण शिविर में रहा था और उन्हें प्रदर्शन करने के लिए मिशन भी दिया गया था, लेकिन उपचार इतना अच्छा नहीं था। ether-ov-epsilon-last.com उन्होंने थोड़ी देर तक बातचीत की और फिर रेबेका ने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी, जबकि आद्री भी अपना काम खत्म करके तब तक लौट आया था। इतने सालों बाद अपनी बेटी और भतीजे को देखकर आद्री के थोड़े से स्पष्ट गहरे रंग के चेहरे पर मुस्कान आई और उन दोनों को प्यार से देखने से पहले आगे बढ़ गया। हाँ, मैंने आप दोनों छोटे लड़कों को काफी समय से नहीं देखा था और आप दोनों मजबूत हो गए हैं। और छोटा जिया अपने पिता की तरह अधिक से अधिक दिखने लगा है। पिताजी, शिली खुशी से रोया। अंकल आद्री, हाँ, यह अच्छा है कि आप आखिरकार सुरक्षित रूप से वापस आ गए हैं। आद्री जोर जोर से चिल्लाते हुए दिल खोलकर हंस पड़ी। वह जानता था कि प्लेनेट सेला का मिशन सरल नहीं हो सकता है, खतरनाक परिस्थितियों में दौड़ना आसान था। शुरू में उन्होंने सोचा था कि उन्हें मिशन को पूरा करने में अधिक समय लगेगा, लेकिन वे केवल 5 साल बाद वापस आए। आद्री बहुत खुश महसूस कर रही थी, क्योंकि दोनों सुरक्षित लौट आए थे। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की। सयान का पहला मिशन बेहद महत्वपूर्ण है और कहा जा सकता है कि इसका भविष्य के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये कदम से कदम करियर में पहला कदम है। अपने समय में क्या उन्होंने अपने मिशन को उत्कृष्ट रूप से पूरा नहीं किया है और फिर कदम दर कदम अपनी टीम के कप्तान बन गए हैं? उन्होंने जिया को अपने कंधों पर थपथपाया, बाहर पहुंचे और अपने कान पर रखने से पहले अपनी जेब से एक साधारण ऊर्जा डिटेक्टर निकाला। कहा, आओ मुझे देखने दें कि आपकी युद्ध शक्ति कितनी बढ़ गई है। आद्री ने मुस्कुराते हुए कहा और डिटेक्टर के स्विच पर दबा दिया। एक बीप ध्वनि के साथ डेटा दिखाई दिया। 962, 987। डिटेक्टर पर प्रदर्शित डेटा को देखते हुए आद्री एक पल के लिए जम गया और फिर दिल से हंसा। ओह, अविश्वसनीय, आपकी युद्ध शक्ति काफी अधिक है। MHM, लेकिन इस तरह की युद्ध शक्ति एक उच्च स्तरीय योद्धा के सामने दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बुरा नहीं, शायद भविष्य में हमारे घर में 2 और अविश्वसनीय योद्धा होंगे। यद्यपि उन्होंने अनुमान लगाया था कि जिया और शिलीन की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से छोटी नहीं होगी जब वे मिशन को पूरा करने के बाद सुरक्षित रूप से ग्रह वेगेटा में लौट आए थे, फिर भी आद्री वास्तव में एक डिटेक्टर के साथ अपनी सटीक युद्ध शक्ति को मापने के बाद सुखद आश्चर्य था। ये ज्ञात होना चाहिए कि उनकी बेटी और भतीजा अभी भी 9 साल के नहीं थे, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति पहले से ही 1000 के करीब पहुंच गई है। भविष्य में वे निश्चित रूप से असीमित संभावनाओं के साथ महान योद्धा बन जाएंगे। अरे, हम केवल बात करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि मुझे पहले से ही भूख लगने लगी है। एक युद्ध के लिए पेट भरना जरूरी है। रेबेका, जल्दी से भोजन परोसें। आद्री ने परिवार के मुखिया के रूप में सभी को खाने की सूचना देते हुए कहा। डाइनिंग टेबल पर सैया की लड़ाई बेहद भयंकर है। रात के खाने के समय भोजन पाने के लिए 4 सैया बार बार अपना हाथ पकड़ते हैं, तुरंत एक भयंकर लड़ाई का मंचन करते हैं। डिंग डिंग डोंग डोंग, डिनर प्लेटों ने टकराव की आवाज जारी की, जबकि भोजन की एक मेज जल्दी से नग्न आंखों को दिखाई देने लगी। ये दृश्य बस किसी की अभिव्यक्ति को बदलने का कारण बन सकता है। चूंकि उनकी लड़ाई की गति बहुत तेज थी, इसलिए इसने कई धुंधली छायाएं पैदा की। यदि आप पृथ्वी के मार्शल कलाकारों को इस दृश्य को देखने देते हैं, तो वे निश्चित रूप से इसे एक प्रकार का प्रशिक्षण महसूस करेंगे। सयन परिवार प्रतिदिन कितना भोजन करता है, ये चौंकाने वाला है। यदि कोई समर्पित खाद्य आपूर्ति प्रणाली नहीं थी, तो भोजन के बिना पूरा ग्रह वेगेटा जल्दी से अराजकता में गिर जाएगा। इसलिए प्लेनेट वेगेटा के पास भोजन की आपूर्ति के प्रभारी विशेष एलियंस हैं। रात के खाने के बाद हॉल 4 लोगों का परिवार हॉल में एक सोफे पर बैठा था। आद्री के पास एक फ्लैट डेटा रिसीवर था और प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाते समय दैनिक समाचार पढ़ रहा था और अपनी शानदार उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए शीलिंग को भी सुन रहा था। रेबेका साइड में बैठी चुपचाप सुन रही थी और समय समय पर जिया को प्लेनेट वेगेटा की खबर के बारे में बताएगी। जिया विशेष रूप से गंभीरता से सुन रहा था, क्योंकि उसे ये समझना होगा कि ग्रह वेगेटा की वर्तमान स्थिति क्या थी, जो उसके लिए बेहतर योजना बनाना सुविधाजनक बना देगा। अपनी जानबूझकर अप्रत्यक्ष पूछताछ के तहत आद्री और रेबेका ने उसे और शिलीन को बताया कि इस वर्षों में ग्रह वेगेटा पर क्या हुआ। एड्री के विवरण से जिया ने सीखा कि ग्रह वेगेटा पर समग्र परिवर्तन ज्यादा नहीं थे। यह अभी भी ग्रह व्यवसाय को जीतने में फ्रीजा की मदद कर रहा था और उनके बुरे कर्मों को रोक नहीं पाया है। अभी भी लक्षित ग्रहों को परेशान और भयभीत कर रहा है। बेशक अभी भी कुछ प्रमुख घटनाएं थीं जो हाल के वर्षों में वेगेटा ग्रह पर हुई थीं, जैसे कि राजा वेगेटा का बेटा, पहला सयान प्रिंस वेगेटा, 1 साल
से अधिक समय पहले पैदा हुआ था। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं थी। जिया की अभिव्यक्ति अभी भी गंभीर हो गई क्योंकि वह जानता था कि वेगेटा के जन्म के बाद फ्रीजा द्वारा ग्रह वेगेटा के विनाश की तारीख निकट होगी। आद्री की आवाज ईर्ष्या से भरी हुई थी जब उसे ये कहते हुए सुना गया था कि जब वेगेटा का जन्म हुआ था तो डिटेक्टर ने अपनी युद्ध शक्ति को आश्चर्यजनक 280 दिखाया था, जो एक उच्च स्तरीय योद्धा की अत्यंत दुर्लभ उच्च प्रतिभा है। इस कारण से राजा वेगेटा ने खुशी से अपने बेटे का नाम वेगेटा ग्रह के नाम पर रखा और वेगेटा के जन्म का जश्न मनाने के लिए शाही महल में एक भोज दिया था। इसके अलावा केवल एक वर्ष में वेगेटा की युद्ध शक्ति 420 तक पहुंचने वाली खतरनाक दर से बढ़ी है। ये सैयान के इतिहास में एक दुर्लभ प्रतिभा थी। प्रिंस वेगेटा शायद ही कभी देखा जाने वाला सुपर जीनियस है और शायद उसे 1000 शक्ति प्राप्त करने में केवल कुछ साल लगेंगे। आद्री ने कहा कि वह कुछ हद तक द्रवित हो गए क्योंकि उन्होंने कभी भी इतनी अच्छी अव्यक्त प्रतिभा वाला सैया नहीं देखा था। इसके अलावा राजकुमार सैयान को राजा वेगेटा का प्रिय माना जाएगा क्योंकि ये स्पष्ट है कि वह उनका उत्तराधिकारी होगा। ये कहने के बाद आद्री ने अपनी बेटी और भतीजे को देखा, जिनमें से दोनों उत्कृष्ट थे, फिर भी राजा वेगेटा के बेटे की तुलना में कमी थी। जिया और शिलिंग 9 साल की उम्र में 1000 युद्ध शक्ति के करीब पहुंच गए हैं, जो राजा वेगेटा का बेटा 5 या 6 साल की उम्र में पहुंच सकता है। 3 साल का अंतर भविष्य में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर की तरह होगा। आह भरने के बावजूद आद्री के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। कम से कम उसी पीढ़ी के सैयान की तुलना में वे अभी भी बहुत उत्कृष्ट थे। वह अपने बच्चों की तुलना राजकुमार महामहिम से कैसे कर सकता है? उनके स्तर मौलिक रूप से अलग हैं। कम से कम वह स्वर्ग के लिए आभारी है कि जिया और शिलिंग उससे आगे निकल जाएंगे और भविष्य में 10,000 युद्ध शक्ति तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल आद्री को पता नहीं था कि वास्तव में जिया और शिलिंग की ताकत उसकी कल्पना से परे थी और यह नियत है कि उसने अपने बच्चों के लिए जो अंतिम लक्ष्य की योजना बनाई है वह उसका अपना लक्ष्य होगा। यदि आप अब उन्हें ये बताते हैं तो कौन जानता है कि उनकी क्या अभिव्यक्ति होगी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 28 सैया का भविष्य अनुवादक डीएम वाह वाह। भावनाओं के साथ आद्री की आह सुनने के बाद जिया की आंखें संकीर्ण होने के बिना नहीं रह सकी। वेगेटा के जन्म का मतलब है कि ग्रह वेगेटा फ्रीजा द्वारा नष्ट होने से बहुत दूर नहीं था। ये 2 या 3 साल में हो सकता है। उन्होंने याद किया कि मूल में वेगेटा लगभग 5 या 6 साल का था जब ग्रह वेगेटा नष्ट हो गया था, शायद 5 साल का। और इसके बाद जिया को बारडॉक परिवार की स्थिति पर भी ध्यान देना होगा। उनकी अटकलों के आधार पर इस समय बेटे गोकू के भाई रेडिट्स का भी जन्म होना चाहिए था। जिस दिन सोन गोकू का जन्म हुआ था वह दिन था जब फ्रीजा ने ग्रह वेगेटा पर हमला किया था। लेकिन जिया को सिरदर्द महसूस हुआ कि बारडॉक का घर उस क्षेत्र में नहीं है जहां वह रह रहा है, जिसका अर्थ है कि वह थोड़ी देर के लिए बारडॉक परिवार की स्थिति को नहीं जान पाएगा। ये थोड़ा समस्याग्रस्त है। और वेगेटा वास्तव में सैयन के बीच सबसे अच्छी प्रतिभा में से एक है। उनकी युद्ध शक्ति पहले से ही जन्म के समय इतनी अधिक है जो कुछ महीनों में 500 अंक हासिल करने में सक्षम होनी चाहिए। टीएस्क केवल 2 जोड़ साल और उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही 500 तक पहुंच गई है। अगर यह इसी गति से विकसित होती रही तो शायद ग्रह वेगेटा के विनाश से पहले यह 1000 युद्ध शक्ति तक पहुंच जाएगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सुपर सैयान के बारे में शोध करने के लिए उसे फ्रीजा द्वारा बंधक बना लिया जाएगा। जिया ने चुपचाप गणना की। यदि कथानक उसी तरह विकसित होता रहता है तो वेगेटा की शक्ति निश्चित रूप से वयस्कता तक पहुंचने पर 10,000 युद्ध शक्ति को प्राप्त करेगी, जो मूल से बहुत अलग नहीं है। दूसरे शब्दों में उसने कोई तितली प्रभाव नहीं किया है जो साजिश को बदलने का कारण होगा। बेशक ये स्वाभाविक भी है। आखिरकार सैयन समुदाय में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि महत्वहीन है और यह उल्लेख नहीं है कि उन्होंने बहुत छोटे होने पर प्लेनेट वेगेटा छोड़ दिया था, जिससे उन्हें साजिश पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। अपनी ट्रेनिंग को लेकर जिया कुछ भावुक थी। वेगेटा का शुरुआती बिंदु उनकी तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वे दोनों 1000 बैटल पावर तक पहुंच गए थे। जिया ने 1000 साल की उम्र तक 5 बैटल पावर हासिल करने में सफलता हासिल की और मूल काम में वेगेटा भी इस उम्र में साइबामैन को हराने में सक्षम था। दोनों की सफलता का समय लगभग समान है, लेकिन वास्तव में जिया को लीड में होना चाहिए क्योंकि उन्होंने 100 से कम बैटल पावर से प्रशिक्षित किया था। लेकिन फिर उनके बीच का अंतर स्पष्ट रूप से बढ़ गया क्योंकि जिया पृथ्वी पर जाने में सक्षम था और हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में प्रशिक्षण से गुजरा था, जिससे उसकी युद्ध शक्ति बहुत पहले 10,000 अंक तक टूट गई थी, जो वेगेटा के पास वयस्कता के बाद ही होगी। अगर पृथ्वी पर जाने का विकल्प चुनने के बजाय हम सीधे प्लेनेट वेगेटा में लौट आए होते, फिर मुझे डर है कि हम पहले से ही राजा वेगेटा की जांच के दायरे में आ गए होंगे। जिया ने अपने दिल में अंदर से विचार किया, लेकिन अपनी दूरदर्शिता के लिए खुद से खुश महसूस कर रहा था। जीवन मान्यताओं के बारे में नहीं है, इसलिए अब भले ही राजा वेगेटा उससे निपटना चाहता है और अपने शासन को बनाए रखने के लिए उससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन अब उसके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है।
ओह चाचा आद्री, आप सयान के प्रति फ्रीजा के रवैये के बारे में क्या सोचते हैं? जिया ने जानबूझकर पूछा। आद्री को उम्मीद नहीं थी कि जिया इस तरह का सवाल पूछेगा और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। एक पल के लिए विचार करने के बाद उन्होंने अपनी भौहों को थोड़ा झुर्रीदार किया और कहा, राजा फ्रीजा ब्रह्मांड के पूर्ण सम्राट हैं और हमेशा हमारे साथ अनुकूल रूप से काम कर रहे हैं। हमारे प्रति उनका रवैया उदासीनता का है और यहाँ तक कि कुछ हद तक हमसे नफरत करता है। आद्री एक तर्कसंगत व्यक्ति है। सयन फ्रीजा के साथ काम करने में सक्षम होने का कारण ये है कि प्रत्येक के पास वह है जो किसी की आवश्यकता है। सयान एक युद्ध जैसी जाति है और उसे फ्रीजा के सभी प्रकार के नेटवर्क की आवश्यकता है और फ्रीजा सयान की युद्ध वासना को महत्वपूर्ण मानता है और उन्हें एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है। जहां तक दोनों पक्षों के बीच कितना स्नेह है, यह निश्चित रूप से बहस का विषय है। आद्री ने बहुत पहले फ्रीजा के स्वभाव को देखा था और यह भी जानता था कि उसकी नज़र में सयान केवल महत्वहीन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। केवल वह कल्पना नहीं कर सकता था कि सयान के प्रति फ्रीजा का रवैया केवल घृणा का नहीं है, बल्कि एक प्रकार का पागल और दुष्टता है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से इसे नष्ट करने के लिए बेताब है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि राजा वेगेटा भी फ्रीजा के नियंत्रण से असंतुष्ट हैं। मुझे डर है कि राजा वेगेटा अंततः सयान को विद्रोह करने के लिए प्रेरित करेगा। ये कहने के बाद आद्री अचानक रुक गया क्योंकि विषय अब जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं था। हैरान होकर जिया ने अंकल आद्री की तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह असभ्य दिखने वाला बुरा साथी सब कुछ इतनी गहराई से विश्लेषण करने और समस्या के सार को देखने में सक्षम होगा। सैया में ये प्रतिभा दुर्लभ है। क्या होगा अगर राजा वेगेटा वास्तव में विद्रोह कर दे? रेबेका ने कुछ चिंतित होकर पूछा। क्या सयान वास्तव में अपनी ताकत का उपयोग करके ब्रह्मांड के वास्तविक सम्राट के खिलाफ अंतिम जीत प्राप्त कर सकता है? एक जीत अच्छी होगी, लेकिन अगर वे असफल रहे तो क्या सयान के पास अभी भी रहने के लिए जगह होगी? नॉवल अगर हम हरा नहीं सकते हैं तो हम बस भाग सकते हैं। शीलिंग ने उदासीन तरीके से कहा, तुम क्या बकवास कह रहे हो? सैया बिना लड़े कैसे भाग सकता है? क्या हम अभी भी सैया हैं? आद्री घबरा गया और चिल्लाया। हालांकि जिया ने महसूस किया कि शीलिंग सही था, जहां जीवन है वहां आशा है। उसे आद्री और रेबेका को वेक अप कॉल देना चाहिए ताकि भविष्य में उसके लिए कार्य करना आसान हो सके। तो उन्होंने एक पल के लिए सोचा और कहा, लेकिन मैंने सुना है कि फ्रीजा वास्तव में सयान के प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे रखते हैं और हम पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि महान सुपर सयान के बीच दिखाई देगा, जिससे उनके शासन को खतरा हो सकता है। पौराणिक सुपर सैया, ये सिर्फ एक किंवदंती है। आद्री हंसे और अविश्वास में अपना सिर हिलाया। हालांकि ऐसा सैया के बीच अफवाह घूम रही हैं, इससे पहले किसी ने सुपर सैया नहीं देखी है, और जैसे जैसे समय बीतता गया कोई भी अब ऐसी किंवदंती पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन आप सही हैं, सयान आखिरकार फ्रीजा के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकता है। राजा वेगेटा को बहुत पहले तैयारी करनी चाहिए थी, आद्री ने बड़बड़ाया। दुर्भाग्य से वे फ्रीजा की असली ताकत को नहीं जानते हैं, और ये कि विद्रोह अंततः विफल हो जाएगा और हार का परिणाम वेगेटा ग्रह का विनाश था। जिया के दिमाग में कई विचार कौंध रहे थे। ... अगले दिन सूरज चमक रहा था। अपने बिस्तर में एक आरामदायक नींद के बाद जिया जल्दी उठ गया और पिछवाड़े में प्रशिक्षण शुरू कर दिया। हालांकि यह कम तीव्रता वाला प्रशिक्षण निश्चित रूप से उनके लिए कोई मदद नहीं है, फिर भी उन्होंने आदतन हर आंदोलन को सावधानीपूर्वक तरीके से अंजाम दिया। तब शीलिंग भी उनके साथ शामिल हो गए और उन दोनों ने एक साथ परिचित रूप से प्रशिक्षण लिया। पिछवाड़े में तेज बवंडर बह रहा है, आसपास की वनस्पति हल्के से लहरा रही है। कुछ देर बाद सूरज ऊपर चढ़ गया और दोनों ने स्थिर खड़े होकर अपनी हरकतें रोक दी, शांति से गहरी सांस ली। उनके चेहरे लाल नहीं थे और हौंफ रहे थे, मानो उन्होंने कोई जोरदार व्यायाम नहीं किया हो। बस अब उन आंदोलनों को वार्म अप अभ्यास के रूप में भी नहीं माना जाता था। रेबेका घर में नाश्ता तैयार कर रही थी। एक स्वादिष्ट खुशबू आ गई। शीलिंग की आंखें खुशबू को सूंघने के बाद चमकने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने जिया को अकेले छोड़ दिया और रसोई में भाग गई। वास्तव में लालची बिल्ली, धीरे से जिया फुसफुसाया, जो शीलिंग के जाने के बाद पिछवाड़े में पत्थर की बेंच के किनारे अकेले बैठा था, अपनी आंखें बंद करके प्रशिक्षण ले रहा था। डिंग डोंग, घंटी बजने की आवाज की एक श्रृंखला आई। अरे तुम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मास्टर आद्री घर पर हैं? एक गर्व की आवाज सुनाई दी। जिया ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियां एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमक रही थीं, और उसके सामने जो दिखाई दिया वह एक छोटा लड़ाकू सूट पहने हुए एक युवा आकृति थी। अरे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे नहीं सुन सकते? वह आकृति थोड़ी अधीर थी, तेज आवाज में चिल्ला रही थी। आपको पूछते समय विनम्र होना चाहिए। मैं इस तरह के रवैये वाले किसी व्यक्ति को जवाब नहीं दूंगा, जिया ने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। जवाब नहीं दिया और विपरीत आंकड़े को अनदेखा कर दिया। तुम, घबराकर वह व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया और गर्व से चेहरे के साथ कहा, मुझे पता है, आप मास्टर आद्री के घर में रहने वाले मध्य स्तरीय योद्धा हैं।
मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक उच्च स्तरीय योद्धा हूँ, आप मुझे नाराज नहीं कर सकते। अगर यह आपकी वजह से नहीं था, तो मास्टर आद्री मुझे आज ही कार्य को निष्पादित करने के लिए बाहर ले आए होते। तो वह अंकल आद्री के नेतृत्व वाले सयन व्रत में से एक है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती नॉवल USB.com अध्याय 29 मायज अनुवादक DM जिया ने अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा। एक युवा छोटी लड़की, जो शायद 2 साल की थी। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर बंधे हुए और लिपटे हुए थे, और उसके अति सुंदर छोटे चेहरे पर एक अभिमानी रूप था, जबकि वह तिरस्कारपूर्ण रूप से उसे देख रहा था। सयान के पास उच्च स्तरीय योद्धा क्षमता का एक बच्चा है, हमेशा की तरह अहंकारी। उसने अपना सिर हिलाया और जिद्दी छोटी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हुए कहा, चाचा आद्री घर में हैं, आप खुद उन्हें ढूंढ सकते हैं। हम्फ। छोटी लड़की ने ठंड से सूंघा और अपने अभिमानी चेहरे को आकाश की ओर उठाया, और फिर उसे देखे बिना, उसे कोई ध्यान न देते हुए उसके बगल से गुजर गई। हक्का बक्का रह गया। जिया ने अपना मुंह खोलकर उसकी जाने वाली आकृति को देखा और कुछ मजाकिया महसूस करते हुए अपनी जीभ क्लिक की और कहा, ये किस परिवार का बच्चा है? इतना घमंड। वह एक बार फिर कुछ देर आंगन में बैठा और उठकर घर के अंदर गया तो धूप से उसे गर्मी और सूखा महसूस होने लगा। रसोई के अंदर रेबेका ने शानदार नाश्ते की एक मेज तैयार की थी, और डाइनिंग टेबल पर बैठी शिलीन के हाथ में एक कटोरा और चॉपस्टिक्स थे, जो खुशी से उसका खाना खा रही थी। दृष्टि जिया अंदर आते हुए, उसने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया और फिर से अपने भोजन को खाने में व्यस्त हो गई। जल्द ही विशाल भोजन पर्वत समाप्त हो गया था। अंकल आद्री कहाँ हैं? अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? अपनी सीट पाकर बैठ गया। जिया ने आसानी से भुने हुए मांस का एक टुकड़ा उठाया और लापरवाही से पूछा। रेबेका अपने हाथ में भोजन की एक प्लेट के साथ चली गई और कहा, उसका छात्र उसे ढूंढते हुए आया था, क्योंकि उसका पहले निर्धारित मिशन कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसलिए वह अब अपने छात्र के लिए भविष्य के मिशन का समय निर्धारित कर रहा है। छात्र। जिया को अभी अभी से अभिमानी छोटी लड़की याद आ गई। रेबेका को उसका जिक्र करना चाहिए, चूंकि वह और शीलिंग प्लेनेट सेला के मिशन को पूरा करने के बाद वेगेटा ग्रह लौट आए थे। इसलिए आद्री ने घर पर अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया। वह स्वराय रखने वाला साथी, वह पिता का छात्र है। वह कुछ खास नहीं है। उसके पास ऐसा क्या है जो वह इतनी अहंकारी है? शिलिंग ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया और एक नैपकिन के साथ अपने मुंह से तेल के दाग मिटा दिए। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। जाहिर है, उसने छोटी लड़की को देखा और उसे ज्यादा पसंद नहीं किया। वह एक अभिमानी व्यक्ति भी है, लेकिन लोगों के सामने दिखाना पसंद नहीं करती है, बस। हालांकि उसकी हड्डियों में गहरा अहंकार उसे अपने सामने इस तरह के रवैये का उपयोग करने वाले किसी को बर्दाश्त नहीं करने देगा, खासकर जब से उस व्यक्ति की ताकत उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थी। ईमानदारी से, उसकी वर्तमान ताकत के आधार पर, केवल वह दूसरों को तिरस्कारपूर्ण रूप से देख सकती थी। दूसरे उसे इस तरह कैसे देख सकते हैं? छोटी लड़की की अभिव्यक्ति ने स्पष्ट रूप से उसकी नाराजगी को उकसाया था। हा, वह बच्चा मायज एक प्रतिभाशाली है। जब वह पैदा हुई थी, तो उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही समान उम्र के लोगों से बहुत अधिक थी, और उसका प्रशिक्षण मूल्यांकन केवल राजा वेगेटा के बच्चे से हीन था। वह निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी की प्रतिभा है, और जो दुर्लभ था वह ये है कि वह प्रशिक्षण में भी विशेष रूप से गंभीर है। आद्री अपने छात्र से बहुत संतुष्ट है, हालांकि उसका व्यक्तित्व थोड़ा अभिमानी है। वह वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है, रेबेका ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। मजबूत लोगों के पास विशेषाधिकार है और स्वाभाविक रूप से कमजोर लोगों से बेहतर हैं। रेबेका दृढ़ता से इस बिंदु पर विश्वास करती है, और उसके लिए लोगों के प्रति मायज का रवैया पूरी तरह से सामान्य है। मायज, जिया ने धीरे से कुछ बार दोहराया, नाम कानों के लिए काफी सुखद है। रेबेका का विवरण सुनने के बाद जिया ने धीरे धीरे मायज नाम की छोटी लड़की के बारे में सीखा और समझा कि वह भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। जब तक वह बीच में नहीं मरती, तब तक उसकी भविष्य की उपलब्धियां छोटी नहीं हो सकती थीं, केवल वह सही समय पर पैदा नहीं हुई थी। जैसा कि ग्रह वेगेटा विनाश के लिए बर्बाद हो गया था, और उसे मरने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। जीनियस केवल तभी जब वे मजबूत हो जाते हैं, उन्हें याद किया जाएगा, लोगों द्वारा प्रशंसा की जाएगी। इसे कई बार दोहराने के बाद भी उन्होंने नाश्ता करना जारी रखा और इस नाम को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया, जो शायद इस युग में गायब हो जाएगा। कुछ समय बाद मायज आद्री के कमरे से बाहर चले गए, और जब वह जिया के बगल से गुजरी, तो अनिच्छा से जाने से पहले उसकी अंधेरी आंखों की जोड़ी ने उसे जमकर घूरा। क्या हुआ? मैंने उसे उकसाया नहीं। दाएं। जिया ने अपनी आंखें कुछ हद तक अवाक कर लीं। उसके साथ क्या है? उसके पास बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। शिली गुस्से से कुछ हद तक हतप्रभ हो गया। हाँ, आप उसे दोष नहीं दे सकते। बच्चा अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में देरी के लिए मुझ पर नाराज है, और अजीब तरह से अपनी भावनाओं को बाहर निकाल रहा है। चेहरे पर मुस्कान लिए आद्री ऊपर आकर डाइनिंग टेबल के सामने बैठ गई। देखा जा सकता है कि अभी उसका मूड बहुत अच्छा था। 2 बुद्धिमान असाधारण बच्चे हैं, एक प्रतिभाशाली उत्कृष्ट छात्र भी है, उसकी व्यक्तिगत ताकत भी खराब नहीं थी।
आद्री के पास उदास होने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, वह मेरे सामने गुस्सा नखरे नहीं दिखा सकती। शीलिंग ने खराब मूड में रहते हुए मेज को मारा। इसके परिणामस्वरूप पूरा परिवार हंसने लगा। सैया के बीच इस तरह का गर्म दृश्य बहुत दुर्लभ है। नाश्ता खत्म करने के बाद शीलिंग ने रेबेका को रसोई में कटोरे और चॉपस्टिक साफ करने में मदद की, लेकिन जिया के लिए ऐसा लगता था कि वह सिर्फ एक बाधा होगी। लिविंग रूम में सोफे पर अपने पैरों को उठाए हुए और हाथ में गर्म पेय का एक कप लिए बैठे आद्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जिया, आप कई वर्षों से ग्रह वेगेटा पर नहीं हैं, और ऐसा होता है कि मेरे प्रशिक्षण मिशन को 2 दिनों के लिए पीछे धकेल दिया गया था। मैं आपको टहलने के लिए पास के शहर के क्षेत्र में कैसे ले जा सकता हूँ, जैसा कि नए मिशन के आने के बाद आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा। अपनी सहमति दिखाने के लिए सिर हिलाते हुए जिया ने पूछा, अंकल आद्री, क्या आप जानते हैं कि हमारा अगला मिशन क्या है? आद्री ने 1 सेकंड के लिए सोचा और कहा, आमतौर पर पहले मिशन के बाद कुछ बिखरे हुए विनाश मिशन होंगे, और परिस्थितियों के अनुसार वे आपको कुछ अतिरिक्त सयान भी दे सकते हैं, ताकि एक नई मिशन टीम बनाई जा सके, और अपनी उपलब्धियों के आधार पर आप सीधे टीम के कप्तान बनने में सक्षम होंगे। ओह, वैसे क्या आपने अपना पिछला मिशन प्रस्तुत किया है? और यदि नहीं, तो इसे जमा करने के लिए कुछ समय बाद प्रशासन कार्यालय जाएं। अभी नहीं, जिया ने अपना सिर हिलाया। वे ग्रह वेगेटा में लौटते ही घर वापस आ गए थे और मिशन जमा करने के लिए प्रशासन कार्यालय नहीं गए थे। सयान का मिशन तंत्र इतने वर्षों से चल रहा है और इसमें एक अच्छी प्रबंधन प्रणाली है। यहाँ तक कि स्पेसपोर्ट पर छोड़े गए अंतरिक्ष यान को एक विशेषज्ञ एलियन द्वारा संभाला जाएगा और उन्हें किसी भी चीज के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी। आद्री ने सिर हिलाया और कहा, सयान का पहला मिशन लोगों का न्याय करने के लिए सबसे अच्छा परीक्षण है। कई निम्न स्तरीय और मध्य स्तरीय योद्धा पहले मिशन से कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इसे सर्वाइवल मिशन भी कहा जाता है, जो रक्त द्वारा परीक्षण के समान है, और केवल सयन जिन्होंने अपना पहला सर्वाइवल मिशन पारित किया है उन्हें योद्धा कहा जा सकता है। और उन सयान के लिए जिनके पास उच्च स्तरीय योद्धा अव्यक्त प्रतिभा है, ये रक्त टैंपरिंग बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि जो कोई भी जीवित रहता है वह प्रशिक्षक बनने और सर्वाइवल मिशन का मार्गदर्शन करने के लिए अग्रिम पंक्ति से हट सकता है। बात करते करते आद्री की आवाज एक उदासीन आभा से भरी हुई थी। जिया ध्यान से सुन रही थी। आद्री के विवरण से जिया ने सयन के बीच क्रूरता को और भी अधिक सहजता से समझा। वे जंगल के नियम का पालन करते हैं, और इस दृष्टिकोण को उनकी हड्डियों में गहराई से प्रत्यारोपित किया गया था। आद्री के दस्ते को नष्ट करने से पहले आद्री और रेबेका ने भी इस नियम का पालन किया था, और उनकी उदासीनता केवल आद्री के दस्ते के विनाश के बाद थोड़ी पिघल गई, खासकर जब शीलिंग और जिया परिवार में शामिल हो गए। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 30 जेटोनियन अनुवादक डीएम मिल्की वे के उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी डोमेन में स्थित ग्रह वेगेटा, जिसे पहले प्लेनेट प्लांट के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम बदलकर प्लेनेट टफल्स कर दिया गया, और फिर सयान द्वारा जब्त किए जाने के बाद इसका नाम बदलकर प्लेनेट वेगेटा कर दिया गया, एक गहरे लाल विशाल चट्टानी ग्रह था। ग्रह वेगेटा को कई परतों में विभाजित किया गया था, और सबसे समृद्ध एक निस्संदेह वह परत थी जहां इंपीरियल सिटी था। सयान को एक छोटी जाति के रूप में गिना जा सकता है, जिसमें सभी स्थानीय सैया और सयन मिशन के लिए निकल रहे हैं, जिनकी कुल संख्या मिलियन से कम है। जिया और उनका परिवार शहर जिले के प्रसिद्ध हलचल वाले क्षेत्र में रहता था, और कई सैया यहाँ रहते थे। अगले कुछ दिनों तक आद्री जिया और शीलिंग के साथ शहर के जिले के विभिन्न हिस्सों में घूमते रहे, जिसे उन्होंने केवल बचपन में जाना याद किया, और कई साल बीत चुके थे जब उन्होंने आखिरी बार इसका दौरा किया था। ... नीला समुद्र, नीला आकाश। आप समुद्री जल की दुर्घटनाग्रस्त आवाज सुन सकते हैं। एन ओमाइक्रॉन व्हीलर्स कॉम गहरे लाल वातावरण से गुजरने के बाद शरीर पर छिड़की गई तेज धूप ने जिया को चिलचिलाती गर्मी महसूस कराई, जबकि उसके पैरों ने रंगीन रेत के गोले पर कदम रखा, जिससे सरसराहट की आवाजें आईं, जिससे उसे एक चिकनी और चुभने वाली अनुभूति हुई, जिससे उसकी थकावट अस्थायी रूप से एक दुर्लभ आरामदायक एहसास के साथ बदल गई। यह शहर के दक्षिण में स्थित एक दूरस्थ समुद्र तट है। दूरस्थ और अलग थलग होने के कारण यहाँ लोगों का प्रवाह ज्यादा नहीं था और अच्छी तरह से संरक्षित मूल प्राकृतिक दृश्यों से घिरा हुआ था। इस दिन जिया अपने ग्रह सेला के मिशन को प्रस्तुत करने के लिए पास के मिशन प्रशासन कार्यालय में गया। यह एक 3 मंजिला लंबी अर्धगोलाकार इमारत थी, जिसकी पूरी संरचना 12 मजबूत आदमी की तरह 12 सफेद पत्थर के स्तंभों द्वारा समर्थित थी। प्रत्येक 2 पत्थर के खंभे के बीच एक कांच का दरवाजा था, और इन 12 दरवाजों ने क्रमिक रूप से पूरी इमारत को एक सकल में घेर लिया, और उनके सफेद चमकदार कांच के माध्यम से आप अंदर हलचल का दृश्य देख सकते थे। चूंकि सैया ज्यादा नहीं थे और कई मिशन प्रशासन कार्यालय थे, जिया केवल एक छोटी सी लाइन के साथ पहुंचे थे, और थोड़ी देर बाद जबकि उनकी बारी आई, दस्तक दो, बोर्ड पर दस्तक देने की आवाज सुनाई दी। दस्तक देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको देख सकता हूँ। एलियन जो पंजीकरण कार्य का प्रभारी था, उसने बेसब्री से अपना सिर फैलाया। 2 रत्नों से मिलती जुलती उसकी हरी आंखें एक चमकदार प्रभामंडल के साथ चमक रही थीं।
यह एक टेरोडेक्टाइल दिखने वाला लंबे मुंह वाला एलियन था, जिसकी आंखों में कोई सफेद रंग नहीं था और ऊपरी अंगों के रूप में 6 पतली भुजाएं थीं। हाथ बेहद लचीले थे, जैसे कि उनके पास कोई हड्डियां नहीं थीं। इसका सिर मुड़ा नहीं और उच्च तकनीक वाले उपकरणों के पीछे काम करना जारी रखा, तैरते बादलों और बहते पानी जैसी। इसकी गतिविधियों ने दूसरों को चकाचौंध कर दिया और थोड़ा भी गंदा दिखाई नहीं दिया। मिशन प्रबंधन कार्यालय में एलियन प्लेनेट जेटो से था, जिसे फ्रीजा के मुख्यालय से भेजा गया था। उनकी विशेषज्ञता सभी प्रकार के उच्च तकनीक वाले उपकरणों के संचालन में थी और वे एक उन्नत तकनीकी सभ्यता से थे। लेकिन अपने भयानक व्यक्तित्व और अश्लील बोलने के कारण ग्रह वेगेटा पर सयान उन्हें पसंद नहीं था। हेलो, मैं यहाँ मिशन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हूँ। नाम, मिशन नंबर। लंबे मुंह वाले जेटोनियन ने गूंजती हुई आवाज में पूछताछ की। यह आवाज बेहद अपमानजनक थी, ठीक वैसे ही जैसे एक मुर्गे की गर्दन घुटने पर की गई आवाज आती थी। जेटोनियन का रवैया अच्छा नहीं था और उसका स्वर बहुत कठोर था, जैसे कि उन्हें निराश कर रहा हो। जिया ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी सच्चाई से कहा, निष्पादक जिया शिलिंग, मिशन संख्या 85,661, प्लेनेट सेला एक्सटर्मिनेशन मिशन। जिया का जवाब सुनकर इसके 6 हाथ जल्दी से मशीन पर टाइप किए गए और जल्द ही जिया की मिशन सूची डेटाबेस से दिखाई दी। स्क्रीन पर प्रदर्शित विस्तृत मिशन की जानकारी को देखते हुए जेटोनियन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, के ये वास्तव में ओवर लिमिट एक्सटर्मिनेशन मिशन है। मैं नहीं कह सकता कि आप इतने अद्भुत थे, जेज, वास्तव में मिशन पूरा करने के बाद जीवित रहने और लौटने में सक्षम। ओह ठीक है, सयान ब्रट, आपका मिशन पंजीकरण पूरा हो गया है। अगला कोई जाएगा और इसे सत्यापित करेगा। ओह हाँ, 5 दिनों के बाद अपना नया मिशन रिकॉर्ड उठाना याद रखें। यदि आप इसे चूक गए तो आप केवल अपने आप को भी दुर्भाग्यपूर्ण मान सकते हैं। जेटोनियन ने अपने जाल लहराए और उच्च और शक्तिशाली तरीके से बात की, जिससे दूसरों को असहज कर दिया। यह आदमी, तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो? जेटोनियन के रवैये ने शिलिंग को क्रोधित कर दिया। उसका चेहरा तुरंत डूब गया और उस पर सवाल उठाया गया, जबकि उसकी आंखें ठंडीपन से चमक रही थीं और उसके दिल से एक जोरदार हत्या का इरादा फैल गया। पूरे हॉल में तापमान कई डिग्री तक गिर गया। शिलिंग, परेशानी मत करो। एक गर्म छोटे हाथ ने उसके सिर को ढांक दिया, जिससे उसकी हत्या का इरादा कम हो गया। क्यों? शिलिंग ने आश्चर्य से जिया को देखा, लेकिन उसे अपना सिर हिलाते हुए देखकर उसने अनिच्छा से अपने गुस्से को रोक दिया। हाय, लानत है, सयान बंदर। जेटोनियन के दिल के अंदर कोसते हुए उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसने शापों को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। प्रशासन कार्यालय में जेटोनियन एलियंस को स्वाभाविक रूप से सयान द्वारा पकड़े गए एलियंस की तुलना में बहुत अधिक आत्मविश्वास था। उनके पीछे शक्तिशाली राजा फ्रीजा था, जिसने उन्हें दैनिक प्रबंधन के लिए ग्रह वेगेटा भेजा था। स्वराय वाले सयान की तुलना में उन्होंने खुद को राजा फ्रीजा के प्रत्यक्ष अधीनस्थों के रूप में माना। उनके दिल में इन सयों को केवल अभी तक रूपांतरित जंगली बंदरों के नेता के रूप में माना जाता था और अधिक से अधिक किराए के ठगों के रूप में काम कर सकते थे। बस राजा फ्रीजा के दिल में सयान का स्थान कहीं भी उनके जैसा ऊंचा नहीं हो सकता था। केवल गुस्से में सयान का सामना करते हुए वह एलियन केवल हार मान सकता था। आखिरकार गुस्से में सयान के सामने ये थोड़ी सी ताकत मूल रूप से अपर्याप्त थी। यहाँ तक कि अगर यह मारा गया था तो इसकी मृत्यु व्यर्थ होगी, क्योंकि राजा फ्रीजा संभवतः इसके लिए सयान को दंडित नहीं करेगा। चलो चलते हैं, हम 5 दिनों में वापस आ जाएंगे, जिया ने कहा और मिशन प्रशासन कार्यालय से बाहर चला गया। हंसना, शीलिंग ने उस जेटोनियन को घूरते हुए अपना सिर झुका लिया और फिर बाहर भी चली गई। इसकी पीठ नम थी। जेटोनियन एलियन को राहत मिली जब उसके शरीर को ढकने वाली तेज गति गायब हो गई और शाप दिया गया, लानत सयान बंदर, जल्द या बाद में राजा फ्रीजा आपकी देखभाल करेगा। फिलहाल मैं इस मामले को दबा दूंगा और भविष्य में निश्चित रूप से सिद्धांत और रुचि दोनों एकत्र करूंगा। हेंग हेंग, बस आप प्रतीक्षा करें। राजा फ्रिज की डरावनी अजेय ताकत को याद करते हुए जेटोनियन ने अपने दिल में थोड़ा प्रसन्न महसूस किया, जैसे कि पहले से ही राजा फ्रीजा की भयानक ताकत के तहत उन असभ्य सयान की दुखद मृत्यु को देख सकता था। प्रशासन कार्यालय से बाहर निकलने के बाद जिया मिशन के बारे में चिंता मुक्त था। यद्यपि ये जेटोनियन अभिमानी थे और सयन से घृणा करते थे, लेकिन उन्होंने फ्रीजा द्वारा व्यवस्थित कार्य को स्पष्ट रूप से नहीं करने की हिम्मत नहीं की। प्रशासन कार्यालय के कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जाएंगे और पूरे मिशन को सत्यापित करेंगे। समुद्र तट पर क्रिस्टल साफ समुद्र का पानी छिड़का गया। शरीर पर छिड़की गई धूप बहुत गर्म थी, जिससे एक बेहद आरामदायक हो गया, लेकिन जिया का अच्छा मूड हालांकि नष्ट हो गया था। जिया, तुमने मुझे अभी क्यों रोका? उन एलियन का रवैया विद्रोह कर रहा था, हमें उन सभी को मारना चाहिए था। शिलिंग ने अपनी मुट्ठी भींचकर हैरान महसूस किया। बस अब अगर जिया ने उसे नहीं रोका होता तो वह बिल्कुल ऐसा ही करती। वेगेटा ग्रह पर कई एलियंस हैं, लेकिन उसने कभी भी ऐसा कष्टप्रद नहीं देखा है। जिया ने सांस छोड़ते हुए अपना मूड बदलते हुए कहा, यह आवश्यक नहीं है, आखिरकार वे केवल कमजोर हैं। जेटोनियन सयान को असभ्य होने के लिए तुच्छ मानते हैं और वह भी उन्हें कमजोर होने के लिए तुच्छ मानता है।
जब ग्रह वेगेटा नष्ट हो जाता है तो उन्हें भी भागने में सक्षम नहीं होना चाहिए।